हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका शिक्षा सेंटर यूट्यूब चैनल में। तो इस वीडियो में हम घटना चक्र जनवरी महीने का कंप्लीट मैगजीन को इन डिटेल देखेंगे। ठीक है, जो कि आपके पीसीएस, रेलवे, एसएससी और अन्य स्टेट परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो ध्यान से देखते चलिएगा। सबसे पहले हम कवर करेंगे प्रमुख योजना और परियोजना के बारे में। ठीक है, देखिए, पहला है आगरा मेट्रो परियोजना। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस मेट्रो परियोजना के निर्माण कार्य का उद्घाटन 7 दिसंबर 2020 को किया गया है। इस परियोजना में देखिए 2 गलियारे होंगे, यानी 2 कॉरिडोर, जिनकी टोटल लंबाई, लेंथ याद रखिएगा, 29.4 किलोमीटर होगा। ये 2 गलियारे ताजमहल, आगरा का किला, सिकंदरा जैसे प्रमुख पर्यटक केंद्रों को रेलवे स्टेशन और बस अड्डों से जोड़ेगा। नेक्स्ट योजना देखिए, स्वस्थ साथी योजना। तो यह पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा राज्य की संपूर्ण आबादी को कवर करने के लिए इस योजना का विस्तार करने का निर्णय लिया गया है 26 नवंबर 2020 को। ठीक है, कौन सा योजना? स्वस्थ साथी योजना। इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार को प्रत्येक वर्ष जो है 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। इस योजना का ऑफिशियल रूप से जो लॉन्च किया गया था वह दिसंबर 2016 में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट परियोजना देखिए, गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना। तो यह उत्तर प्रदेश मंत्री परिषद द्वारा इस योजना के क्रियान्वयन के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है 25 नवंबर 2020 को। गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना जो कि मेरठ से प्रयागराज तक जाएगी। तो इसके निर्माण हेतु परियोजना के स्वामित्व एवं क्रियान्वयन के लिए यूपीडा को नोडल एजेंसी नॉमिनेट किया गया है। याद रखिएगा, पूछता है कभी कभी यूपीडा। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, यह एक्सप्रेसवे मेरठ बुलंदशहर मार्ग से प्रारंभ होकर राष्ट्रीय राजमार्ग 19 के प्रयागराज बाईपास पर प्रयागराज जिले के जुड़ापुरा दादू ग्राम के समीप मिलेगा। इसका टोटल जो लंबाई होगा लगभग 594 किलोमीटर होगा। इससे मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज के सभी जो एरिया होंगे वह जुड़े जाएंगे। अगला परियोजना देखिए, सोंग डैम पेयजल परियोजना। तो केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा देहरादून में इस परियोजना का निर्माण हेतु 1100 करोड़ रुपए की राशि को मंजूरी दी गई। इसका उद्देश्य है देहरादून शहर को 24 घंटे पेयजल उपलब्ध करवाना और रिस्पना नदी को पुनर्जीवित करना। तो पूछ सकता है आपको यहाँ की सोंग डैम पेयजल परियोजना कौन सा नदी पे बनेगा? तो यह जगह रिस्पना नदी पे। मूल रूप से सोंग नदी पर निर्मित ये सोंग नदी पर ही बनेगी। ठीक है, और उसी से रिस्पना नदी को भी जोड़ा जाएगा। तो मूल रूप से सोंग नदी पर निर्मित बांध की जो लंबाई होगी वह 148 मीटर होगी और इससे 6 मेगावाट बिजली का भी उत्पादन किया जा सकेगा। अगला है बुलेट ट्रेन परियोजना। तो लार्सन एंड टूब्रो LNT ने मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल का हिस्सा बनाने हेतु 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का ऑर्डर हासिल किया है। इस ऑर्डर के दायरे में मार्ग सेतु, एक स्टेशन, प्रमुख नदी पुल, रख रखाव डिपो और अन्य सहायक कार्यों को भी शामिल किया गया है। तो यहाँ से पूछ सकता है आपको कि किसने जो है बुलेट ट्रेन का परियोजना लिया है? तो LNT याद रखिएगा, पूछेगा आपको। अगला देखिए, LNT कंस्ट्रक्शन के ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस से नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड 87.569 किलोमीटर जो कि मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के निर्माण के लिए मेगा अनुबंध जो है हासिल किया है। अगला योजना देखिए, प्रोजेक्ट किराना। ये क्या है देखिए, तो वैश्विक भुगतान प्रौद्योगिकी प्रमुख मास्टर कार्ड और यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट ने इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने के लिए महिला वैश्विक विकास और समृद्धि पहल WGDP के तहत साझेदारी करने की घोषणा की है। इस कार्यक्रम का जो पीरियड है वह 2 वर्ष का है। प्रारंभ में यह परियोजना उत्तर प्रदेश के चुनिंदा शहर जैसे लखनऊ, कानपुर और बनारस में शुरू किया जाएगा। उसके बाद इस कार्यक्रम से किराना दुकान चलाने वाले 3,000 महिलाएं को लाभान्वित होंगी। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य उन किराना दुकानों पर डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना है
वित्तीय समावेश का दायरा बढ़ाना और आय के माध्यमों को विस्तार देना है जिन्हें महिलाएं संचालित करती है, यानी जो किराना स्टोर लेडीज़ के द्वारा चलाया जा रहा है उसको इससे जोड़ा जाएगा। अगला योजना देखिए, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, काफ़ी चर्चा में रहा है ये भी। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा अपने बचत खाता ग्राहकों के लिए इस योजना की शुरुआत नवंबर 2020 में की गई। इस योजना को शुरू करने के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने पीएनबी मेटलाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ करार किया है। इस योजना का लक्ष्य होगा विशेष रूप से सुदूर और बैंकिंग सुविधा विहीन क्षेत्रों के गरीब और अभावग्रस्त को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना। 18 से 50 वर्ष तक की आयु का कोई भी व्यक्ति जो है इस योजना का लाभ उठा पाएगा। नेक्स्ट है कृषि से संपन्नता योजना। देखिए, तो हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में हींग व केसर की खेती के लिए इस योजना की शुरुआत की गई। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, हींग और खेती की शुरुआत के लिए कृषि से संपन्नता योजना लाया गया है। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। तो हींग व केसर की खेती के लिए राज्य सरकार ने 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। नेक्स्ट देखिए, विंध्याचल क्षेत्र में ग्रामीण पेयजल आपूर्ति परियोजना। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के विंध्याचल क्षेत्र के मिर्जापुर और सोनभद्र जिले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस परियोजना का जो आधारशिला है वह 22 नवंबर 2020 को रखा। आधारशिला रखी गई परियोजनाओं में 2995 गांव के सभी घर में जल नल कनेक्शन पहुंचेगा और इनसे जिला की लगभग 42 लाख आबादी लाभान्वित होगी। अगला योजना है सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज। देखिए, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा विश्व शौचालय दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित एक वेबिनार में इस चैलेंज का शुभारंभ किया। कब किया गया है? 19 नवंबर 2020 को। इसके तहत 243 शहरों को जोड़ा जाएगा, शुरू किया गया है 243 शहरों में। इसका उद्देश्य याद रखिए, शिविर और सेप्टिक टैंकों की खतरनाक तरीके से सफाई को रोकना और मशीनों द्वारा उनकी सफाई को बढ़ावा देना। अगला योजना है इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। देखिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा इसका शुरुआत 19 नवंबर 2020 को किया गया। यह योजना मातृ एवं शिशु पोषण संकेतों पर बनी रैंकिंग के आधार पर प्रदेश के 4 सबसे पिछड़ा हुआ टीएसपी जिला, कौन कौन सा? उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ में शुरू किया गया। इस योजना का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं एवं स्तनपान कराने वाली माताओं तथा 3 वर्ष के बच्चे के स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति में सुधार लाना है। तो यहाँ से पूछ सकता है मेनली कि इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना किसके लिए बनाया गया है? तो होगा गर्भवती, स्तनपान और 3 वर्ष तक के बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण के लिए। किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? तो हो जाएगा आपका राजस्थान के द्वारा। आगे देखिए, वात्सल्य योजना एवं समर्थ योजना। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा ही इसका शुभारंभ जो है 13 नवंबर 2020 को किया गया। यह योजना वर्ष 2020-21 के बजट भाषण में की गई नेहरू बाल संरक्षण कोष की स्थापना संबंधित घोषणा के अनुपालन में अनाथ एवं बेसहारा बच्चों के लिए किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है वात्सल्य योजना के तहत बाल देखरेख संस्थाओं में रह रहे बच्चों को वैकल्पिक परिवार आधारित देखरेख सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी। 18 वर्ष की आयु पूरी कर समाज की मुख्य धारा से जुड़ने वाले बच्चों के लिए समर्थ योजना शुरू करने वाला राजस्थान जो है देश का पहला राज्य है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस योजना के तहत संस्थागत देखरेख से बाहर निकलने वाले बच्चों को व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण के साथ ऋण एवं परामर्श सेवाएं भी प्रदान कराई जाएगी। नेक्स्ट परियोजना देखिए, पहली सौर आधारित एकीकृत बहुग्राम जलापूर्ति परियोजना। तो इसका शुरुआत जो है केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा अरुणाचल प्रदेश में किया गया था 6 नवंबर 2020 को। यह देश में अपनी तरह की पहली सौर आधारित एकीकृत बहुग्राम जलापूर्ति परियोजना है। नेक्स्ट देखिए, प्रोजेक्ट फ्यूचर रेडी। तो राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSTC के द्वारा अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन, डेल टेक्नोलॉजी और मुंबई विश्वविद्यालय के साथ साझेदारी में छात्रों को कैरियर कौशल प्रदान करने हेतु इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई।
यह परियोजना मुंबई और दिल्ली एनसीआर में 1 लाख से अधिक छात्रों को कवर करेगी, जिसमें जो है 60% महिलाएं होंगी। नेक्स्ट है बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना चरण 2 और 3। देखिए यह क्या है। तो आर्थिक मामला की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा विश्व बैंक और एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक यानी AIIB की वित्तीय सहायता प्राप्त बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना के चरण 2 और चरण 3 को मंजूरी दी गई 29 अक्टूबर 2020 को। इसका उद्देश्य देखिए क्या क्या है। इसका उद्देश्य है पूरे देश के कुछ चयनित बांधों की सुरक्षा और परिचालन में सुधार करना तथा प्रणाली के व्यापक प्रबंधन दृष्टिकोण के साथ संस्थागत सुदृढ़ीकरण करना। इस परियोजना की लागत राशि 10,211 करोड़ रुपए मानी गई है। परियोजना लागू करने की अवधि 10 वर्ष और 2 चरण में शामिल किया गया है। प्रत्येक चरण 6 वर्ष का होगा। इसमें अप्रैल 2021 से मार्च 2031 तक 2 वर्षों की पुनरावृत्ति यानी ओवरलैपिंग अवधि शामिल है। यानी 5 वर्ष के जैसे ही पूरा होगा दूसरा चरण 3 भी शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट योजना देखिए किसान सर्वोदय योजना। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देखिए आप देखे होंगे कि जब से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी बने हैं योजना हमें ज़्यादा पढ़ना पड़ रहा है। इतना योजना हर दिन किसी न किसी योजना की शुरुआत की जा रही है। हकीकत क्या है आपको भी पता होगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए देखते हैं इसको किसान सर्वोदय योजना के बारे में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात में किसानों को 16 घंटे बिजली आपूर्ति करने हेतु इस योजना का शुभारंभ 24 अक्टूबर 2020 को किया गया। इस योजना के तहत किसानों को प्रातः 5 बजे से लेकर के रात के 9 बजे तक बिजली की आपूर्ति की जाएगी। राज्य सरकार ने वर्ष 2023 तक इस योजना के तहत ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने हेतु 3500 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। वर्ष 2020-21 के लिए इस योजना के तहत दाहोद, पाटन, महिसागर, पंचमहल, छोटा उदयपुर, खेड़ा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, खेड़ा हो गया, तापी, वसलाड, आनंद और गिर सोमनाथ को शामिल किया गया है। बाकी जिले को 2022-23 तक चरणबद्ध तरीके से भी कवर कर लिया जाएगा। अगला देखिए कपिला कलाम कार्यक्रम, ठीक है। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है अभी? रमेश पोखरियाल निशंक। तो इनके द्वारा पूर्व राष्ट्रपति और प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की 89वीं जयंती के अवसर पर बौद्धिक संपदा साक्षरता और जागरूकता अभियान कपिला कलाम का शुभारंभ किया गया 15 अक्टूबर 2020 को। इसका उद्देश्य है आविष्कारों के पेटेंट के प्रति जागरूकता लाना। इस अभियान के तहत छात्रों को पेटेंट प्रणाली और प्रौद्योगिकी के बारे में जानकारी प्रदान की जाएगी। अगला है फ्लैश फ्लाइट गाइडेंस सर्विस। देखिए तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव डॉक्टर M राजीवन के द्वारा दक्षिण एशियाई देशों हेतु अपनी तरह की पहली फ्लैश फ्लड गाइडेंस सर्विस की शुरुआत 22 अक्टूबर 2020 को किया गया। यह सेवा भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और श्रीलंका को अपनी सुविधाएं जो है प्रदान करेगी। अगला योजना देखिए लाइफ इन मिनिएचर योजना, इंपॉर्टेंट है। देखिए केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस योजना की शुरुआत 22 अक्टूबर 2020 को किया गया। यह परियोजना राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली और गूगल आर्ट्स एंड कल्चर की संयुक्त परियोजना है। नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय से सैकड़ों लघु चित्र को इस परियोजना के माध्यम से विश्व भर में गूगल आर्ट्स एंड कल्चर ऐप पर ऑनलाइन देख सकेंगे। आप भी देख सकते हैं गूगल आर्ट्स एंड कल्चर एप्लीकेशन को डाउनलोड करके। आगे देखिए थैलेसीमिया बाल सेवा योजना का द्वितीय चरण शुरू किया गया। तो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा वर्चुअल तरीके से थैलेसीमिया बीमारी से ग्रस्त शोषित समाज के रोगियों के लिए इस योजना का दूसरा चरण 14 अक्टूबर 2020 को किया गया। इसका उद्देश्य क्या है ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है उद्देश्य। तो थैलेसीमिया और सिकल सेल जैसे होमोग्लोबिनोपैथी रोग के लिए इस परिवार को जीवन में एक बार इलाज कराने का अवसर प्रदान करना। अगला है मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना। तो ये शुरू किया गया है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह के द्वारा। इसका उद्देश्य है राज्य के 10,000 युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना। प्रत्येक लाभार्थी को 25 किलोवाट सौर ऊर्जा संयंत्र आवंटित किए जाएंगे।
योजना के लाभार्थी में कोविड-19 महामारी के कारण देश के विभिन्न हिस्सों से नौकरी छोड़कर घर वापस आए युवा और प्रवासियों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट देखिए प्रोजेक्ट सुनिधि। ठीक है, तो कोयला खान भविष्य निधि संगठन द्वारा महत्वाकांक्षी सूचना प्रौद्योगिकी प्रोजेक्ट सुनिधि को लॉन्च किया गया 2 अक्टूबर 2020 को। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, पूछ सकता है सुनिधि का फुल फॉर्म, तो यह सुपीरियर न्यू जनरेशन इंफॉर्मेशन एंड डाटा हैंडलिंग इनिशिएटिव। नेक्स्ट योजना देखिए, उत्तराखंड में 6 मेगा परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नमामि गंगे मिशन के तहत 6 मेगा विकास परियोजनाओं का उद्घाटन 29 सितंबर 2020 को किया गया। इसी के साथ जल जीवन मिशन के लोगो का भी अनावरण किया गया है। जगजीतपुर स्थित 68 LMD क्षमता वाला STP सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत पहली हाइब्रिड एन्युटी मॉडल वाली परियोजना है। चंद्रेश्वर नगर में मुनी की रेती के कस्बे में 7.5 LMD क्षमता वाला सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट देश में पहला 4 मंजिला अपशिष्ट जल शोधन संयंत्र होगा, तो इसकी भी स्थापना की जाएगी। आगे देखिए, प्रधानमंत्री द्वारा गंगा नदी से संबंधित देश के पहले संग्रहालय गंगा अवलोकन जो कि हरिद्वार में होगा उसका भी उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन और भारतीय वन्य जीव संस्थान द्वारा सह प्रकाशित रोविंग डाउन द गंगा का भी विमोचन किया। अगला योजना देखिए, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा इसकी शुरुआत 25 सितंबर 2020 को की गई। इस योजना के तहत राज्य सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के हितग्राही किसानों को वर्ष में 2 समान किस्तों में 4,000 रुपये प्रदान करेगी। इस प्रकार प्रत्येक किसान को अब प्रति वर्ष कुल 10,000 रुपया मिलेगा। मध्य प्रदेश में 6,000 तो PM के द्वारा आएगा और 4,000 मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना से दिया जाएगा। अगला देखिए, पर्यटन संजीवनी योजना। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा इस नई योजना की घोषणा 25 सितंबर 2020 को किया गया। याद रखिएगा, असम के मुख्यमंत्री हैं अभी सर्बानंद सोनोवाल। तो इस योजना के तहत कोविड-19 महामारी से अत्यधिक प्रभावित क्षेत्र के उद्यमी को पर्यटन उद्योग को पुनर्जीवित करने हेतु ब्याज अनुदान के साथ 20 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा। योजना अंतर्गत सरकार इच्छुक स्थानीय उद्यमियों को 1 लाख रुपए से 20 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान करेगी। अगला देखिए, काफ़ी ही ऑप्टिमिस्टिक परियोजना है, ये इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम के लिए। हर गांव में ऑप्टिकल फाइबर द्वारा इंटरनेट सुविधा योजना। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बिहार के सभी 45,945 गांवों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ने हेतु इस योजना का शुभारंभ 21 सितंबर 2020 को किया गया। ये आपका 66 BPSC का PT अगर आप दिए होंगे तो देखे होंगे, वहाँ पे एक प्रश्न इससे पूछा था। ठीक है, इसका उद्देश्य है तीव्र गति वाली इंटरनेट सुविधा को उपलब्ध करवाना। लगभग 1,000 करोड़ रुपए की लागत वाली यह परियोजना 31 मार्च 2021 तक पूरी करने का टारगेट रखा गया है। इसमें 640 करोड़ रुपए के पूंजीगत खर्च का वहन दूरसंचार विभाग भारत सरकार के द्वारा किया जाएगा। इस योजना के पूरे होने के बाद बिहार भारत का पहला राज्य होगा जिसमें सभी गांव ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जुड़ेंगे। अगला देखिए, हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना। तो आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा पलवल से सनेहा मानसेर खरदौदा होते हुए सोनीपत तक जाने वाली हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना को मंजूरी 15 सितंबर 2020 को मिला। प्रस्तावित रेल कॉरिडोर की लंबाई याद रखिए, तो यह 121.7 किलोमीटर है। यह परियोजना हरियाणा रेल बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड के द्वारा लागू की जाएगी। नेक्स्ट योजना है मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना। तो मेजर ध्यानचंद की जयंती के अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना का शुभारंभ 28 अगस्त 2020 को किया गया। इसका उद्देश्य क्या है कि राज्य के 19 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी के घरों को सड़क से जोड़ना है।
नेक्स्ट टॉपिक देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का, प्रमुख अभियान या ऑपरेशंस। ठीक है, देखिए सबसे पहला पैसिक्स अभ्यास, काफ़ी बार पूछता है ये, खास करके एसएससी के एग्जाम्स में और स्टेट का जो दरोगा हो गया, पुलिस हो गया, उन सभी परीक्षाओं में हमेशा पूछता है प्रमुख अभियान के बारे में और रेलवे में। ठीक है, तो ध्यान से देखिए इसको। पैसिक्स अभ्यास 2020, तो यह रूसी फेडरेशन नेवी और भारतीय नौसेना के मध्य पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र में संपन्न हुआ 4 से 5 दिसंबर के बीच। तो कहाँ पर हुआ और कौन कौन देश के बीच में हुआ, ये चीज़ आपको याद रखना है यहाँ से। नेक्स्ट देखिए सिम्बेक्स 2020, तो यह भारत और सिंगापुर के नौसेना के बीच हुआ अंडमान सागर में। यह 1994 से जो है हर साल आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट देखिए 30वां भारत थाईलैंड समन्वित गश्त 2020, तो भारतीय नौसेना और थाईलैंड की शाही नौसेना के बीच में यह संपन्न हुआ। उल्लेखनीय है कि समुद्री नौसैन्य अभ्यास का आयोजन जो है 2005 से हर वर्ष में 2 बार किया जाता है, यानी हर 6 महीने पे इसका आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट देखिए सिलीनेक्स, ये भी बार बार पूछता है, सिलीनेक्स 2020, तो यह भारत और श्रीलंका की नौसेना के बीच त्रिकोमाली श्रीलंका पे आयोजित हुआ। अगला देखिए अभ्यास वो है सुरक्षा कवच 2020, तो यह भारतीय सेना और महाराष्ट्र पुलिस के द्वारा आयोजित आतंकवाद विरोधी अभ्यास पुणे के लुल्ला नगर में संपन्न हुआ। अगला देखिए दूसरा द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास बोंगो सागर, तो भारत और बांग्लादेश की नौसेना के बीच मध्य बंगाल की उत्तरी खाड़ी में यह संपन्न हुआ। इसके अतिरिक्त 4 से 5 अक्टूबर 2020 के बीच भारतीय नौसेना एवं बांग्लादेश की नौसेना संयुक्त गश्ती कॉर्पेट के तीसरे सत्र का भी आयोजन किया गया। नेक्स्ट है जीमेक्स 2020, तो जीमेक्स जो है भारत और जापान के बीच सामुद्रिक अभ्यास का चौथा संस्करण था, जो कि अरब सागर में आयोजित किया गया। यह मध्य द्विवार्षिक के रूप में आयोजित किया जाता है, यानी हर 2 साल पे। नेक्स्ट देखिए इंद्र नेवी 2020, तो यह भारत और रूस के बीच, बार बार ये पूछता है इंद्र नेवी के बारे में। ठीक है, तो यह भारत और रूस के बीच नौसैन्य अभ्यास है। इस द्विवार्षिक नौसैनिक अभ्यास की शुरुआत 2003 में हुई थी, यानी 2 वर्ष में एक बार यह भी किया जाता है। अगला देखेंगे प्रमुख चर्चित स्थल को, जो कि इम्पोर्टेंट है। देखिए तो बेंगलोर, तो एरो इंडिया 2021 के 13वें संस्करण का आयोजन प्रस्तावित है 3 से 7 फरवरी 2021 के बीच। इसका आयोजन यह यलहंका एयरफोर्स स्टेशन पर किया जाएगा। दूसरा देखिए ताजपुर, तो पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा ताजपुर पूर्वी मिदनापुर में गहरे समुद्री बंदरगाह यानी डीप सी पोर्ट के निर्माण हेतु मंजूरी दिया। यह राज्य का पहला डीप सी पोर्ट होगा। ब्रिटेन देखिए चर्चा में आया है, तो ब्रिटेन का फाइजर बायोटेक की कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश बना। ठीक है, फाइजर को सबसे पहले कोविड-19 वैक्सीन का मंजूरी दिया गया है ब्रिटेन के द्वारा। मंजूरी मिलने के बाद ब्रिटेन में इसका पहला टीका 90 वर्षीय महिला, नाम याद रखिएगा, मार्गरेट कीनन को, यानी सबसे पहला टीका जो है कोविड-19 का वह मार्गरेट कीनन को दिया गया, जो कि 90 वर्षीय है। अगला देखिए माजेरहाट ब्रिज, तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा पुनर्निर्मित ब्रिज का उद्घाटन 3 दिसंबर 2020 को किया गया। सुभाष चंद्र बोस की स्मृति में इस पुल का नाम जय हिंद पुल रखे जाने की घोषणा की गई है। अगला देखिए बिदादी, तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है, BS येदियुरप्पा। तो इन्होंने रामनगर जिले के बिदादी में कचड़े से चलने वाला 11.5 मेगावाट की क्षमता के बिजली संयंत्र की आधारशिला रखी। यह राज्य में अपनी तरह का पहला अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र होगा। इसका स्थापना जो है कर्नाटक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा किया जाएगा। अगला प्लेस देखिए डोईवाला। ठीक है, तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा देहरादून के डोईवाला में सूर्यधार झील का लोकार्पण किया गया। यह झील 550 मीटर लंबी, 28 मीटर चौड़ी और 10 मीटर गहरी है और इसका क्षमता है 77,000 क्यूबिक मीटर। ठीक है, तो आपको सिर्फ याद रखना है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है, त्रिवेंद्र सिंह। या सूर्यधार झील कहाँ पर है, सूर्यधार झील तो होगा डोईवाला उत्तराखंड में। अगला देखिए अयोध्या, काफ़ी चर्चित है, इंपॉर्टेंट है।
तो उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा अयोध्या जिले में स्थित हवाई अड्डा का नामकरण मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा 24 नवंबर 2020 को कर दिया गया। नेक्स्ट पेज देखिए, किलादी। वैज्ञानिकों द्वारा सबसे पुरानी ज्ञात मानव निर्मित प्राचीन कलाकृति की खोज नवंबर 2020 में की गई। माना जा रहा है कि यह 600 ईस्वी पूर्व है। इसकी खोज तमिलनाडु के किलादी में एक पुरातत्व स्थल से हुई है। इसमें अद्वितीय काली कोटिंग्स की गई है। शोध के अनुसार ये कोटिंग्स कार्बन नैनो ट्यूब से बने हुए हैं। अगला देखिए, बागलकोट। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कर्नाटक के बागलकोट जिले में लिफिनिटी बायो एनर्जी से के सीबीजी यानी कंप्रेस्ड बायो गैस संयंत्र का शिलान्यास किया। इससे लगभग 10.2 टीपीडी यानी टोन्स पर डे सीबीजी और जैविक खाद के निर्माण होगी। अगला देखिए, बड़ौदा। तो केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत के द्वारा बड़ोदरा गुजरात में ट्रांसजेंडर लोगों के लिए आश्रय स्थल गरिमा गृह ए शेल्टर होम फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन का उद्घाटन किया गया। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका लक्ष्य है ट्रस्ट के सहयोग से संचालित किया जाएगा, जो पूर्णतः ट्रांसजेंडरों द्वारा संचालित एक समुदाय पर आधारित संगठन है। इस अवसर पर उन्होंने ट्रांसजेंडर लोगों के लिए राष्ट्रीय पोर्टल का भी लॉन्च किया। अगला देखिए, जयपुर। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। तो इनके द्वारा जयपुर के गृह में राष्ट्रीय अंगदान दिवस समारोह के अवसर पर जयपुर में बनाए गए देश में अपनी तरह के पहले अंगदाता स्मारक का उद्घाटन किया गया। जयपुर के प्रसिद्ध जंतर मंतर से प्रेरित है और इसे समीर वीटन के द्वारा डिजाइन किया गया। डिजाइनर का नाम याद रखिएगा, समीर वीटन। अगला प्लेस देखिए, दुबई। तो संयुक्त राज्य अमीरात कोयला से बिजली बनाने वाला पहला अरब खाड़ी देश होगा। नाम याद रखिए, हायसन कोयला संयंत्र 3.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत राशि से दुबई में स्थापित किया जाएगा। इस संयंत्र की प्रारंभिक क्षमता 600 मेगावाट होगी और 2023 तक इसको बढ़ा करके 2400 मेगावाट कर दिया जाएगा। अगला प्लेस देखिए, फागवाड़ा। तो केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा कपूरथला जिले के फागवाड़ा में सुखजीत मेगा फूड पार्क का वर्चुअल शुभारंभ किया गया। नेक्स्ट देखिए, डिब्रूगढ़। तो गोपाष्टमी के अवसर पर डिब्रूगढ़ यानी जो असम में पड़ता है, उसमें पूर्वोत्तर के पहले गाय अस्पताल का उद्घाटन किया गया। सुरभि आरोग्यशाला अस्पताल को श्री गोपाल गौशाला द्वारा 17 लाख रुपए की लागत से बनाया गया। नेक्स्ट देखिए, खुरपाताल। तो प्रसिद्ध जल संरक्षण कार्यकर्ता राजेंद्र सिंह के द्वारा उत्तराखंड के नैनीताल जिले में लिंगाधार में यानी जो कि खुरपाताल हुआ, विकसित भारत के पहले मॉस गार्डन का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य है मॉस और अन्य बायोफाइट्स की विभिन्न प्रजातियों का संरक्षण करना। यहाँ पाई जाने वाली 2 प्रजाति हाइफोलिया इनोवोल्टुआ यानी सीमेंट मॉस और ब्राचाइथेक्यूमिन ब्यूचिमिनी IUCN की रेड लिस्ट में शामिल है। तो इन दोनों को संरक्षण किया जाएगा। अगला देखिए, हावेरी रेलवे स्टेशन। तो कर्नाटक सरकार द्वारा हावेरी रेलवे स्टेशन का नाम जो है बदल करके महादेप्पा मोलारा रेलवे स्टेशन करने का जो अधिसूचना है वह जारी किया 20 नवंबर 2020 को। इस स्टेशन का नाम हावेरी जिले के स्वतंत्रता सेनानी महादेप्पा मेलारा के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ भाग लिया था। नेक्स्ट देखिए, जैतपुरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जैनाचार्य श्री विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज की 151वीं जयंती के उपलक्ष्य में राजस्थान के पाली में जैतपुरा में स्थित विजय वल्लभ साधना केंद्र में स्थापित उनकी प्रतिमा स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया। नाम याद रखिए, स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण कहाँ पर किया गया? जैतपुरा में। ये जो कहाँ पे पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। इसकी ऊंचाई जो है 151 इंच है और यह प्रतिमा 8 धातुओं से मिलकर के बना हुआ है। प्रमुख धातु तांबा है। नेक्स्ट चर्चा का प्लेस देखिए, विजयनगर। तो कर्नाटक मंत्रिमंडल द्वारा बल्लारी जिले से अलग कर नए विजयनगर जिले के निर्माण हेतु सैद्धांतिक मंजूरी दिया गया और यह जो है कर्नाटक का 31वां जिला होगा। अगला प्लेस देखिए, परभनी।
महाराष्ट्र के परभनी जिले में एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम कपड़ा मिल स्थापित की जाएगी। इस कपड़ा मिल का नाम जय भवानी विमेंस कोऑपरेटिव टेक्सटाइल होगा। कोलकाता देखिए, पश्चिम बंगाल में विश्व की पहली ट्राम लाइब्रेरी शुरू हुई है। ट्राम देखे होंगे, कोलकाता को भी गए हो तो चलता है वहाँ पे कोलकाता में, ठीक है। तो ट्राम लाइब्रेरी की शुरुआत दुनिया में कहाँ पर किया गया? पहली बार कोलकाता में किया गया। भारत का पहला टायर पार्क पश्चिम बंगाल परिवहन निगम लिमिटेड द्वारा शीघ्र ही कोलकाता में शुरू किया जाएगा। अगला देखिए, मैसूर। भारत का पहला चंदन संग्रहालय कर्नाटक के मैसूर के अशोकपुरम में स्थित अरण्य भवन में स्थापित किया गया। क्षेत्रीय वन विभाग द्वारा चंदन की खेती के महत्व के बारे में किसानों को शिक्षित करने के उद्देश्य से यह संग्रहालय स्थापित किया गया है। अगला प्लेस देखिए, टिहरी गढ़वाल। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा राज्य के 21वें स्थापना दिवस को चिन्हित करने हेतु टिहरी गढ़वाल जिले में देश के सबसे लंबे एकल लेन मोटोरेबल सस्पेंशन ब्रिज टोबरा चांडी सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन 9 नवंबर 2020 को किया गया। 725 मीटर लंबा यह पुल 295.92 करोड़ रुपए की राशि से टिहरी झील के ऊपर निर्मित किया गया है। अगला प्लेस देखिए, कोट्टूर। तो केरल के कोट्टूर में देश का पहला हाथी पुनर्वास केंद्र स्थापित किया जा रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला हाथी पुनर्वास केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया? कोट्टूर, केरला में। यह विश्व में हाथियों के लिए सबसे बड़ा देखभाल और इलाज का केंद्र होगा। 108 करोड़ रुपए की लागत से बनी यह परियोजना केरल के इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड यानी KIIFB के द्वारा वित्त पोषित है। अगला प्लेस देखिए, वैली टूरिस्ट विलेज। तो केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के द्वारा केरल के वैली टूरिस्ट विलेज में भारत की अपनी तरह की पहली सौर ऊर्जा संचालित लघु ट्रेन का उद्घाटन किया गया। इंपॉर्टेंट है। अगला है केवड़िया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा केवड़िया गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल प्राणी उद्यान, आरोग्य वन, आरोग्य कुटीर, एकता मॉल और बाल पोषक पार्क का उद्घाटन 30 अक्टूबर 2020 को किया। आरोग्य वन 17 एकड़ क्षेत्र में विस्तृत है, जिसमें 380 विभिन्न प्रजातियों के 5 लाख वृक्ष हैं। प्रधानमंत्री ने एकता क्रूज सेवा का शुभारंभ किया। यह श्रेष्ठ भारत भवन से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बीच 6 किलोमीटर की दूरी को तय करेगा। नेक्स्ट प्लेस देखिए, जोगी घोपा। तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने असम के जोगी घोपा में देश के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला रखी। 693.97 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस पार्क से सीधी हवाई, सड़क, रेल और राजमार्ग कनेक्टिविटी मिलेगी। यह पार्क राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड के द्वारा बनाया जा रहा है। अगला देखिए, सिंगापुर। तो सिंगापुर टैक्स भुगतान के लिए चेहरे की पहचान यानी फेशियल रिकॉग्निशन का उपयोग करने वाला विश्व का पहला देश बना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी फेस डिटेक्ट करके ही टैक्स का पेमेंट किया जाएगा वहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, गोवा। तो विश्व बैंक द्वारा गोवा में सैंड ड्यून पार्क के लिए 3 करोड़ रुपए की सहायता राशि स्वीकृत की गई। यह भारत का पहला सैंड ड्यून यानी रेत के टीला का पार्क होगा। नेक्स्ट देखिए, मुंबई। भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड IREDA के द्वारा अपने ग्राहक, उधारकर्ता और अन्य हितधारकों की सुविधा हेतु मुंबई में देश के तीसरे शाखा कार्यालय की शुरुआत करेगा। इरेडा के चेन्नई और हैदराबाद में पहले से 2 शाखा यानी इंडिया में तीसरा शाखा मुंबई में खोला जाएगा। नेक्स्ट देखिए, गेगामुख। तो असम के गेगामुख में स्थापित नया भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान परिसर देश को समर्पित किया गया। इस संस्थान की स्थापना से असम के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम यानी कंप्लीट नॉर्थ ईस्ट का जो राज्य होगा उसमें कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान के विकास को गति मिलेगी। अगला चर्चित प्लेस देखिए, ग्वालियर। तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मध्य प्रदेश के ग्वालियर में विश्व स्तरीय दिव्यांग केंद्र यानी वर्ल्ड क्लास डिसेबल्ड स्पोर्ट्स सेंटर का शिलान्यास किया गया। इस केंद्र को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत किया गया।
अगला है देखिए थोनक्कल। तो केरल के तिरुवनंतपुरम जिले के थोनक्कल में स्थित लाइफ साइंस पार्क में स्थापित किए जाने वाला देश के पहले चिकित्सकीय उपकरण पार्क का शिलान्यास किया गया। अगला देखिए दरभंगा, इंपॉर्टेंट होगा बिहार की परीक्षाओं के लिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत दरभंगा में एक नए एम्स की स्थापना को मंजूरी दी गई है 15 सितंबर 2020 को। नेक्स्ट देखिए मैक्सिको। तो संप्रभु यानी सोवियन एसडीजी सतत विकास लक्ष्यों वाला बॉन्ड जारी करने वाला विश्व का पहला देश बना। मैक्सिको ने $890 मिलियन का एसडीजी बॉन्ड जारी किया है। नेक्स्ट प्लेस देखिए विल्मिंगटन। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा दक्षिण अमेरिकी राज्य उत्तरी कैरोलिना में स्थित विल्मिंगटन द्वितीय विश्व युद्ध की पहली अमेरिकी हेरिटेज सिटी घोषित किया गया। यह घोषणा उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के अंत की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित एक समारोह में किया। अगला देखिए दुर्गापुर, ठीक है। तो CSIR CMIR द्वारा विकसित विश्व का सबसे बड़ा सौर वृक्ष सोलर ट्री दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दुनिया का सबसे बड़ा सौर ट्री। इसकी क्षमता 11.5 kWp यानी किलोवाट पिक्स से अधिक होगा। इसमें स्वच्छ और हरित ऊर्जा की 12,000 से 14,000 इकाई को उत्पन्न करने की वार्षिक क्षमता है। प्रत्येक वृक्ष में हर पैनल में 330 वाट पीक की क्षमता से युक्त कुल 35 सौर पीवी पैनल लगाए गए हैं। नेक्स्ट देखेंगे चर्चित व्यक्ति टॉपिक से जुड़े हुए सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को। सबसे पहला देखिए बोरिस जॉनसन, ठीक है। तो हालांकि ये प्लान जो है कैंसिल हो गया है, तो ये जब प्रिंट हो रहा होगा तो उस टाइम ये न्यूज़ नहीं आया था। 26 जनवरी 2021 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भारत के 72वें गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर प्रमुख अतिथि होने वाले थे, ठीक है। लेकिन कोविड-19 के कारण इन्होंने ये दौरा अपना कैंसिल कर दिया है। वर्ष 1993 में जॉन मेजर के बाद पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री होंगे जो इस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। ऐसा प्लान था, लेकिन खैर अभी ये चेंज हो गया, तो इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अनिल सोनी के बारे में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो अनिल सोनी जो है भारतीय मूल के प्रसिद्ध स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं। WHO फाउंडेशन के पहले CEO का पदभार इन्होंने 1 जनवरी 2021 को ग्रहण किया। काफ़ी इंपॉर्टेंट पूछ देगा WHO के वर्तमान में CEO कौन है, तो आंसर क्या होगा, अनिल सोनी हो जाएगा। तो मई 2020 में गठित यह फाउंडेशन विश्व भर में स्वास्थ्य संबंधित चुनौतियों को हल करने के लिए WHO के साथ मिलकर के काम करेगी। इसका मुख्यालय, WHO का मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट देखिए प्रोफेसर रोदम नरसिम्हा। तो प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक हैं ये, इनका निधन 14 दिसंबर 2020 को हुआ। अंतरिक्ष कार्यक्रम में योगदान के लिए केंद्र सरकार ने उन्हें 2013 में पद्म भूषण से सम्मानित किया था। नेक्स्ट है मंगलेश डबराल। देखिए तो ये प्रसिद्ध कवि, लेखक एवं पत्रकार थे जिनका निधन 9 दिसंबर 2020 को हुई। इनका प्रमुख काव्य संग्रह देखिए घर का रास्ता, पहाड़ पर लालटेन, हम जो देखते हैं तथा नए युग में शत्रु, ये सभी प्रमुख हैं। उन्हें उनके काव्य संग्रह हम जो देखते हैं के लिए 2020 में साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी से सम्मानित किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट है दिनेश्वर शर्मा। तो लक्षद्वीप के प्रशासक एवं IB के पूर्व निदेशक रह चुके थे, इनका निधन हो गया है। वर्ष 2019 में लक्षद्वीप के प्रशासक नियुक्त हुए थे। 1 जनवरी 2015 से 1 जनवरी 2017 तक वो IBI के यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर भी रहे। अगले हैं एलिसन सूरी। तो पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध अमेरिकी उपन्यासकार का निधन 3 दिसंबर 2020 को हुआ। उन्हें उनके उपन्यास फॉरेन अफेयर्स, देखिए फॉरेन अफेयर्स पूछ सकता है कि इसके राइटर कौन थे, तो आंसर क्या होगा, एलिसन सूरी हो जाएगा। तो इसके लिए उनको जो है पुलित्जर पुरस्कार दिया गया था 1985 में। नेक्स्ट देखते हैं वालेरी गिस्कार्ड डी एस्टेइंग। तो फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति का कोरोना संक्रमण से निधन हुआ 2 दिसंबर 2020 को। वह वर्ष 1974 से 1981 तक फ्रांस के राष्ट्रपति रहे थे। नेक्स्ट है उत्पल कुमार सिंह।
तो वरिष्ठ आईएएस अधिकारी, लोकसभा के महासचिव के रूप में पदभार इन्होंने 1 दिसंबर 2020 को ग्रहण किया। इस पद पर इन्होंने लोकसभा की पहली महिला महासचिव स्नेहलता श्रीवास्तव के स्थान पर लिया है। अगले हैं वर्षा जोशी। आनंद गुजरात स्थित राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की अध्यक्ष पद का पदभार इन्होंने ग्रहण किया। इस पद पर उन्होंने दिलीप रथ का स्थान लिया है। नेक्स्ट है शशि शेखर वेम्पति। तो प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी प्रसार भारती के सीईओ के उप अध्यक्ष के पद पर इन्होंने निर्वाचित किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कार्यकाल इनका होगा 3 वर्षों के लिए। नेक्स्ट है उदय शंकर। देखिए, वर्ष 2020-21 के लिए देश के प्रमुख व्यापारिक संगठन फीकी के नए अध्यक्ष के रूप में उदय शंकर को चुना गया है। इस पद पर उन्होंने डॉक्टर संगीता रेड्डी का स्थान लिया। अगले हैं लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी। तो बीआरओ के 27वें महानिदेशक के रूप में इन्होंने पदभार 1 दिसंबर 2020 को ग्रहण किया। इसके पहले बीआरओ यानी सीमा सड़क संगठन के निदेशक थे जनरल हरपाल सिंह। अगले देखिए महाशय धर्मपाल गुलाटी, काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है। हमारे इंडिया में और विदेशों में भी जिस तरह से एमडीएच का इन्होंने नाम बनाया, काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान था। एक नॉर्मल व्यापारी होकर के इतने बड़े मुकाम तक इन्होंने पहुंचा। तो करंट अफेयर के लिहाज से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमारे देश के हिसाब से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, प्रमुख मसाला ब्रांड एमडीएच यानी महाशय दी हट्टी के मालिक का निधन 3 दिसंबर 2020 को हुआ और वे 97 वर्ष के थे। 2019 में उन्हें केंद्र सरकार ने पद्म भूषण से भी सम्मानित किया था। नेक्स्ट है जेम्स डेविड वोल्फेसोन। तो विश्व बैंक समूह के पूर्व अध्यक्ष का निधन 25 नवंबर 2020 को हुआ। उन्होंने वर्ष 1995 से 2005 तक विश्व बैंक समूह के 9वें अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। अगला देखिए तरुण गोगोई। तो वरिष्ठ कांग्रेसी नेता एवं असम के पूर्व मुख्यमंत्री का निधन 23 नवंबर 2020 को हुआ। वे 2001 से लेकर के 2016 यानी 15 वर्षों तक असम के मुख्यमंत्री रहे थे। अगले हैं मृदुला सिन्हा। वरिष्ठ भाजपा नेत्री एवं गोवा के पूर्व राज्यपाल का निधन 18 नवंबर 2020 को हुआ। ये 2004 से 2019 तक के गोवा की प्रथम महिला, देखिए ध्यान दीजिए इंपॉर्टेंट है, गोवा की प्रथम महिला राज्यपाल रही थी। अगला है सेनापति क्रिश गोपाल कृष्णन। इन्फोसिस के सह संस्थापक और पूर्व सह अध्यक्ष हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के पहले अध्यक्ष के रूप में इनकी नियुक्ति 17 नवंबर 2020 को हुआ। आरबीआईएच एक इकोसिस्टम सृजित करेगा जो वित्तीय सेवाओं और उत्पादों तक पहुंच को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करेगा। इससे वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलेगी। अगले हैं सौमित्र चटर्जी। ध्यान से देखते चलिएगा, कंप्लीट वीडियो देखिएगा, ठीक है। एक बार में नहीं देख पा रहे हैं तो 1-2 बार में देखिए, लेकिन कंप्लीट देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये मैगजीन है जो मंथली आती है। चलिए देखते हैं सौमित्र चटर्जी। तो प्रसिद्ध बंगाली अभिनेता थे, निर्माता निर्देशक, जिनका निधन जो है 15 नवंबर 2020 को हुआ। उन्हें 2011 का प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था 2011 में। नेक्स्ट है यशवर्धन कुमार सिन्हा। तो इनको CIC यानी केंद्रीय सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण 7 नवंबर 2020 को किया। इस पद पर उन्हें बिमल जुल्का का स्थान लिया। अगला है MM कुट्टी। तो दिल्ली के पूर्व प्रमुख सचिव, केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और उसके आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता के प्रबंधन के लिए आयोग के अध्यक्ष के रूप में 5 नवंबर 2020 को नियुक्त किया गया। अगले हैं अकिक्तम अच्युतन नबूनथिरी, ठीक है, नंबूथिरी। तो ये प्रसिद्ध मलयालम कवि हैं जिनका निधन 15 अक्टूबर 2020 को हुआ। इनको 55वें, याद रखिएगा, पूछ सकता है कि प्रसिद्ध मलयालम कवि अच्युतन का निधन हुआ, उनको कौन सा ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा 55वां। अगला देखिए अपूर्व चंद्रा। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के शासी निकाय के अध्यक्ष का पदभार इन्होंने ग्रहण किया। कार्यकाल इनका था अक्टूबर 2020 से लेकर के जून 2021 तक। नेक्स्ट है राजकिरण राय। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के CEO एवं डायरेक्टर के रूप में, MD के रूप में
इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के अध्यक्ष को निर्वाचित किया गया। कब? 16 अक्टूबर 2020 को। एसबीआई के अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा को एसोसिएशन का उपाध्यक्ष चुना गया। ठीक है, तो आईबीए के अध्यक्ष चुने गए हैं राजकिरण राय और उपाध्यक्ष चुने गए हैं दिनेश कुमार खारा। नेक्स्ट देखते हैं कुछ अलग जो इम्पोर्टेंट है। अहमद पटेल, तो ये वरिष्ठ कांग्रेसी नेता थे और राज्यसभा के सांसद थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। मासातोशी कोशिबा, तो ये जापान के प्रसिद्ध खगोल भौगोलिकविद थे जिन्होंने भौतिक में नोबेल पुरस्कार दिया गया था 2002 में, उनका निधन हुआ। टीएन कृष्णन, तो यह प्रसिद्ध वायलिक वादन थे जिनका निधन हुआ। ओम पुरी, दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता, इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ बोस्टन 2020 में मरणोपरांत इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा ये। अगला देखिए केशुभाई पटेल, तो ये गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री थे जिनका निधन हुआ। पीएस नारायण स्वामी, प्रसिद्ध कर्नाटक संगीत गायक हैं ये, जिनका निधन हुआ है। भानु अथैया, तो ये भारत की पहली ऑस्कर विजेता, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। भानु अथैया भारत की पहली ऑस्कर विजेता और प्रसिद्ध कॉस्ट्यूम डिजाइनर थी जिनका निधन 15 अक्टूबर 2020 को हुआ। उन्हें फिल्म गांधी जो कि 1982 में आया था, उसका कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए ऑस्कर पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट देखिए शोभा नायडू। ठीक है, तो ये प्रसिद्ध कुचिपुड़ी नृत्यांगना है जिनका निधन 14 अक्टूबर को हुआ। कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य है? कमेंट में नीचे आप बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे हम देखेंगे पुरस्कार और सम्मान से जुड़े हुए प्रमुख करंट अफेयर को। सबसे पहला देखिए युवा गणितज्ञ के लिए रामानुजन पुरस्कार, तो यह रियो डी जेनेरो ब्राजील के इंस्टीट्यूट फॉर प्योर एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स की गणितज्ञ डॉक्टर कैरोलिना अराउजे को यह पुरस्कार 9 दिसंबर 2020 को दिया गया। नाम याद रखिएगा, डॉक्टर कैरोलिना अराउजो। ठीक है, वह यह पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली गैर भारतीय महिला गणितज्ञ हैं। भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा वित्त पोषित यह पुरस्कार और आईएमयू के सहयोग से विकासशील देशों में बीजीय गणित यानी अलजेब्रिक ज्योमेट्री के क्षेत्र में काम करने वाले शोधकर्ता विद्यार्थियों को दिया जाता है। अगला देखिए संयुक्त राष्ट्र निवेश प्रोत्साहन पुरस्कार 2020, ये अवार्ड है। तो अनकैड फुल फॉर्म याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट द्वारा इन्वेस्ट इंडिया यानी नेशनल इन्वेस्ट प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एजेंसी ऑफ इंडिया को प्रदान किया गया। यह निवेश प्रोत्साहन एजेंसियां आईपीए के लिए सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। तो सिंपल आपको याद रखना है, संयुक्त राष्ट्र निवेश प्रोत्साहन पुरस्कार 2020 किसको मिला? तो आपको हो जाएगा इन्वेस्ट इंडिया को। नेक्स्ट देखिए तीसरा रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार 2020, तो यह द इंडियन एक्सप्रेस के चीफ एडिटर और लेखक राजकमल झा को दिया जाएगा। इसकी घोषणा 7 दिसंबर 2020 को की गई। उन्हें यह पुरस्कार उनके उपन्यास द सिटी एंड द सी, नाम याद रखिएगा, द सिटी एंड द सी के लिए दिया गया। पूछ सकता है द सिटी एंड द सी के लेखक कौन है? तो आंसर क्या होगा? राजकमल झा होगा। ठीक है, इसके साथ ही ओमान के सुल्तान रहे कब्बूस बिन सईद अल सईद को मरणोपरांत तथा भारतीय कोरियोग्राफर संदीप सोपारकर को सामाजिक उपलब्धियों के लिए टैगोर पुरस्कार 2020 प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। अगला है श्री लाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान, तो प्रसिद्ध लेखक एवं कथाकार रणेंद्र को 5 दिसंबर 2020 को यह पुरस्कार दिया गया। उन्हें अपनी रचनाओं का मुख्य आधार आदिवासी जीवन को बनाने के लिए इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। अगला है वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2020। देखिए तो वार्की फाउंडेशन द्वारा भारत के जिला परिषद प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक रंजीत सिंह दिसाले को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी प्रोफेशन कर रहे हैं अगर मन से करेंगे तो उसमें आपको उपलब्धि जरूर मिलेगी। देखिए कितने लोग हमारे यहाँ बिहार में खास करके बोलते हैं कि हमारा
पेमेंट कम है, पुराने लोग का ज़्यादा है, तो पढ़ाएंगे नहीं, लेकिन वो बच्चों के साथ गलत कर रहे हैं। आप गवर्नमेंट के साथ लड़िए, लेकिन बच्चों को ऑनेस्ट एजुकेशन दीजिए, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं रंजीत सिंह दिसालो एक टीचर ही हैं, उनको वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2020 मिला है। किस लिए मिला है देखिए, तो बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान के लिए उन्हें यह पुरस्कार के लिए चुना गया। वह यह पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय बने। कितनी बड़ी गौरव की बात होगी उनके लिए। इस पुरस्कार के तहत उन्हें $1 मिलियन की राशि प्रदान की जाएगी। इस पुरस्कार के इतिहास में यह पहली बार है कि रंजीत ने पुरस्कार की आधी राशि अंतिम 10 में शामिल अन्य 9 व्यक्तियों के साथ साझा किया है। यह पुरस्कार वर्ष 2014 से प्रति वर्ष दिया जा रहा है। अगला देखिए, बातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2020। तो लंदन के बातायन यूके संगठन की ओर से वर्चुअल माध्यम से आयोजित एक समारोह में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को यह पुरस्कार 21 नवंबर 2020 को दिया गया। अगला पुरस्कार है बुकर पुरस्कार। काफी बार ये पूछता है, इंपॉर्टेंट है। तो न्यूयॉर्क में बसे स्कॉटलैंड के लेखक डगलस स्टुअर्ट को बुकर पुरस्कार 2020 दिया गया। उन्हें यह पुरस्कार उनके पहले उपन्यास सग्गी बैन, ठीक है, सग्गी बैन के लिए दिया गया। उल्लेखनीय है कि अमेरिका में जन्मी लेखिका अवनी देसी की पुस्तक वर्न्ट शुगर भी इस पुरस्कार की दौड़ में शामिल रही है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2020। देखिए, तो किड्स राइट्स फाउंडेशन के द्वारा बांग्लादेश के सदत रहमान, इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखिए, सदत रहमान को यह पुरस्कार दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार। उन्हें यह पुरस्कार साइबर बुलिंग को रोकने के लिए उनके द्वारा स्थापित सामाजिक संगठन और मोबाइल ऐप साइबर टीन्स को विकसित करने में उनके योगदान के लिए दिया गया है। नेक्स्ट पुरस्कार द जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर 2020। तो प्रसिद्ध मलयालम लेखक एस हरीश को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। उन्हें यह पुरस्कार उनके उपन्यास मॉस्टेजे के लिए दिया जाएगा, जिसका अंग्रेजी में अनुवाद जयश्री कलाथित ने किया, ठीक है। इंग्लिश ट्रांसलेशन किसने किया? जयश्री कलाथित, और मलयालम में लिखे हैं एस हरीश ने। नेक्स्ट है 2019 हेतु जेसी डैनियल पुरस्कार दिया गया। तो यह प्रसिद्ध फिल्मकार हरिहरन को दिया गया है। यह पुरस्कार मलयालम सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए दिया जाने वाला केरल सरकार का सर्वोच्च सम्मान है। नेक्स्ट है इमेटी लेही अवार्ड 2020। तो पुणे स्थित सीडैक के वरिष्ठ निदेशक और ह्यूमन सेंटर्स डिजाइन एंड कंप्यूटिंग ग्रुप के विभागाध्यक्ष डॉक्टर दिनेश कात्रे को यह पुरस्कार दिया गया है। वह यह पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय हैं। अगला है 28वां एज्यूथॉचन पुरस्कारम 2020। तो केरल सरकार का सर्वोच्च साहित्य सम्मान प्रसिद्ध मलयालम लेखक पॉल जकारिया को नवंबर 2020 में दिया गया। इसको नाम याद रखिएगा, पुरस्कार का नाम याद रखिएगा, ये दो चीज आपको पूछेगा एग्जाम में। अगला देखिए शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2020। तो तमिलनाडु के शास्त्र डीम्ड विश्वविद्यालय द्वारा प्रिंसटन यूनिवर्सिटी यूएसए और हिब्रू यूनिवर्सिटी ऑफ यरूशलेम इजराइल के डॉक्टर साई एब्रा को यह पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है यूएन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2020। ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, यूएन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2020। तो जलवायु परिवर्तन से मुकाबला करने हेतु भारतीय संगठन ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडियन, किसको? ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडियन GHE को जलवायु अनुकूल निवेश के लिए वित्त पोषी श्रेणी में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 27 अक्टूबर 2020 को। GHE विश्व का पहला संगठन है जो पर्यटन और प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल दूर दराज के समुदाय तक सौर ऊर्जा पहुंचाने में करता है। अगला पुरस्कार देखिए 14वां एशियाई फिल्म पुरस्कार 2020। तो एशियाई फिल्म पुरस्कार अकादमी द्वारा 14वें एशियाई फिल्म पुरस्कारों की घोषणा 28 अक्टूबर 2020 को की गई। प्रमुख श्रेणियों में घोषित विजेता देखिए, तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म तो यह पैरासाइट को चुना गया है, डायरेक्टर हैं बॉन्ग जून हो, दक्षिण कोरिया का। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक वांग जियाओसुआई, चीन का। सर्वश्रेष्ठ नव निर्देशक तो यह हिकारी
फिल्म 37 सेकंड जापान को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री झोउ डोंग्यू फिल्म बेटर डेज के लिए। नेक्स्ट देखिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, तो यह ली यूंग हुन को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री समांथा को। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता कसेरियो को। उल्लेखनीय है कि 14वें एशियाई फिल्म पुरस्कारों में भारतीय फिल्म गली बॉय, यहाँ से प्रश्न आपको बनेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो गली बॉय निर्देशक जिसके जोया अख्तर है, तो के लिए कर्स काले को बेस्ट ओरिजिनल म्यूजिक का पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट देखिए दूसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019। तो दूसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 के वितरण समारोह का आयोजन 11 से 12 नवंबर 2020 के बीच किया गया। सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार श्रेणी का प्रथम पुरस्कार तमिलनाडु को दिया गया है, जबकि श्रेणी का दूसरा और तीसरा, देखिए फर्स्ट पोजीशन तमिलनाडु, दूसरा पुरस्कार महाराष्ट्र और तीसरा राजस्थान को दिया गया। मिजोरम को विशेष श्रेणी के राज्यों में पहला पुरस्कार प्रदान किया गया। सर्वश्रेष्ठ जिला पुरस्कार 6 क्षेत्र में उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूर्व, पूर्वोत्तर और आकांक्षी और 2 उप श्रेणी नदियों का पुनरुद्धार और जल संरक्षण में विभाजित किया गया है। तो आपको मेनली यहाँ पे याद रखना है, फर्स्ट पोजीशन तमिलनाडु, सेकंड महाराष्ट्र है और थर्ड राजस्थान है। विशेष श्रेणी में दिया गया है यह पुरस्कार मिजोरम को। नेक्स्ट देखिए उत्तर में नदियों और जल संरक्षण के पुनरुद्धार में सर्वश्रेष्ठ जिला का पुरस्कार अयोध्या और अल्मोड़ा को दिया गया। दक्षिण में बेलोर और वाईएसआर कडप्पा को यह पुरस्कार दिया गया। पश्चिम में संगाली और कच्छ को इसका पुरस्कार दिया गया है। पूर्व में देखिए तो बिलासपुर और सूरजपुर को, पूर्वोत्तर में पश्चिम त्रिपुरा को और आकांक्षी जिले की कैटेगरी में खंदाना और विजयनगरम को इस श्रेणी का पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट देखिए काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है, ये होगा आपका नोबेल पुरस्कार 2020। कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें नोबेल पुरस्कार नहीं पूछा जाता है, तो ध्यान से इसको देखिएगा। नोबेल पुरस्कार देखिए इस क्रम में अक्टूबर 2020 में विभिन्न क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज, तो 12 अक्टूबर 2020 को इसकी घोषणा की गई। संयुक्त रूप से 2 अमेरिकी अर्थशास्त्रियों को इस बार का अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज दिया गया। याद रखिए पॉल आर मिलग्राम और रॉबर्ट बी विल्सन। ध्यान दीजिएगा किसको किसको 2020 का दिया गया नोबेल प्राइज, मिलग्राम और विल्सन। आपको नाम का कुछ पार्ट याद रखना है ताकि आप वहां से जैसे ही ऑप्शन मिले तो आप सही कर पाएंगे। ठीक है, सिद्धांत क्या था उनका, नीलामी थ्योरी, यानी नए नीलामी स्वरूप देने के लिए ऑक्शन थ्योरी, यहाँ एक्शन नहीं ऑक्शन होगा, तो ऑक्शन थ्योरी में सुधार और नए नीलामी के स्वरूप के आविष्कार हेतु इन दोनों को ये प्राइज दिया गया है। दूसरा है नोबेल शांति पुरस्कार 2020, तो यह 9 अक्टूबर 2020 को इसकी घोषणा की गई। इस साल दिया गया है विश्व खाद्य कार्यक्रम को, WFP को यह पुरस्कार दिया गया है। भूख से निपटने और संघर्ष प्रभावित इलाकाओं में शांति की स्थिति में सुधार की कोशिशों के लिए यह पुरस्कार दिया गया। अगला देखिए साहित्य के क्षेत्र का नोबेल प्राइज, तो 8 अक्टूबर 2020 को यह पुरस्कार देने की घोषणा की गई। वर्ष 2020 हेतु साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रसिद्ध अमेरिकी कवित्री लुइस गल्लक को किया गया। ठीक है, किसको, लुइस गल्लक को। उन्हें यह सम्मान उनकी सुस्पष्ट कवितापूर्ण वाणी यानी पोएटिक वॉइस जो खूबसूरती के साथ व्यक्तिगत अस्तित्व को सार्वभौमिक बनाती है उसी के लिए दिया गया है। वह साहित्य का प्राइज पाने वाली 16वीं महिला लेखिका है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा, पूछ सकते हैं पीसीएस वगैरह। ठीक है, साहित्य नोबेल प्राइज दिया गया लुइस गल्लक को जो कि 16वीं महिला बनी है। उनकी सबसे प्रसिद्ध संग्रह में देखिए वह है द वाइल्ड आयरिश जो कि वर्ष 1992 में प्रकाशित हुआ। द ट्रायम्फ ऑफ एलिचीज उनकी एक प्रमुख रचना है। अगला पुरस्कार कैटेगरी देखिए रसायन विज्ञान का नोबेल प्राइज, तो यह 7 अक्टूबर 2020 को घोषित किया गया। 2 महिला वैज्ञानिक इमैनुअल चार्पेंटर और जेनिफर ए डाउना को संयुक्त रूप से यह पुरस्कार दिया गया है। किसके लिए, जीनोम एडिटिंग के लिए। ठीक है, जीनोम एडिटिंग की एक पद्धति की विकास हेतु यह पुरस्कार उनको दिया गया। दोनों महिला वैज्ञानिक ने जीन प्रौद्योगिकी के सबसे तेज उपकरण क्रिस्पर
CS9 नामक जेनेटिक सीजस को विकसित किया है। तो ये भी आपको याद रखना है, नाम भी याद रखना है। इमैनुअल और जेनिफर ने मिलकर के रसायन विज्ञान का नोबेल प्राइज जीता। नेक्स्ट देखिए भौतिक विज्ञान कैटेगरी, तो इसकी घोषणा 6 अक्टूबर 2020 को किया गया। ये संयुक्त रूप से 3 वैज्ञानिकों को मिला। किसको किसको? रोजर पेनरोज, रेनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया गेज को। ठीक है, घोषित किए गए 3 वैज्ञानिक में आधी पुरस्कार राशि रोजर पेनरोज को ब्लैक होल निर्माण के आइंस्टीन की सापेक्षता के सिद्धांत से जुड़ाव के लिए प्रदत्त किया गया। यानी आधा पुरस्कार जो है, अमाउंट जो भी रहता है, वो रोजर पेनरोज को दिया जाएगा ब्लैक होल निर्माण के लिए, जबकि शेष पुरस्कार जो है संयुक्त रूप से रेनहार्ड गेंजेल एवं एंड्रिया गेंज को गैलेक्सी के केंद्र में स्थित अत्यधिक घनत्व वाले पदार्थ की खोज के लिए दिया जाएगा। अगला है चिकित्सा विज्ञान का नोबेल पुरस्कार। तो इसकी घोषणा 5 अक्टूबर 2020 को किया गया था। यह संयुक्त रूप से 3 वैज्ञानिकों को दिया गया, हॉर्वे, माइकल और चार्ल्स एम राइस को। ठीक है, किसको किसको? हॉर्वे जे अल्टर, माइकल हाउटन और चार्ल्स एम राइस को दिया गया। यह पुरस्कार जो है उनको हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए दिया गया है। ठीक है, तो ये कंप्लीट हुआ। चलिए अगला पुरस्कार देखते हैं, नेल्सन शरणार्थी पुरस्कार 2020। तो यह UNHCR द्वारा कोलंबियाई युवा कार्यकर्ती मेर्लियन वेरगारा पेरेज को दिया गया है। नेक्स्ट देखिए 41वां सरला पुरस्कार 2020। तो प्रसिद्ध ओडिया कवि नित्यानंद नायक को यह पुरस्कार दिया गया। उन्हें यह पुरस्कार उनकी काव्यकृति सेते बेलाकू नथीवा के लिए प्रदान किया गया। इस पुरस्कार के तहत उन्हें 5 लाख रुपया दिया जाएगा। अगला देखिए, काफ़ी फेवरेट है सर एग्जामिनर का ये भी, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2020। ये भी हमेशा पूछता है। ठीक है, देखिए तो वैज्ञानिक एवं अनुसंधान परिषद CSIR द्वारा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार की घोषणा सितंबर 2020 में की गई। इस पुरस्कार हेतु 7 श्रेणियों में घोषित वैज्ञानिक का नाम देखिए कौन कौन से हैं। तो जैव विज्ञान के क्षेत्र में दिया गया, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, रिवीजन करने में इजी होगा। ठीक है, तो जैव विज्ञान के क्षेत्र में डॉक्टर शुभादीप चटर्जी और डॉक्टर बत्साला थिरुमलाई को दिया गया। रसायन में ज्योतिमयी दाइस और डॉक्टर सुबी जैकब को। पृथ्वी, वायुमंडल, महासागर एवं ग्रहीय विज्ञान की कैटेगरी में डॉक्टर अभिजीत मुखर्जी और डॉक्टर सूर्येंदु दत्त को दिया गया। इंजीनियरिंग विज्ञान देखिए, तो यह डॉक्टर अमोल अरविंद राव कुलकर्णी और डॉक्टर किशुनकुक दासगुप्ता को मिला है। गणित विज्ञान देखिए, तो यह डॉक्टर रजत सुब्रा हजारा एवं डॉक्टर UK आनंदवर्धन को दिया गया। चिकित्सा विज्ञान, तो यह डॉक्टर बुसरा अतीक और डॉक्टर रितेश अग्रवाल को मिला है। देखिए भौतिक विज्ञान, तो यह डॉक्टर राजेश गणपति और डॉक्टर सुरजीत धारा को दिया गया। अगला देखिए यमीन हजारिका पुरस्कार 2020। प्रसिद्ध इतिहासकार राणा सफ़ी को दिया गया 23 सितंबर 2020 को। यह पुरस्कार वर्ष 2015 को से प्रतिवर्ष महिला पेशेवरों को उनके योगदान के लिए यमीन हजारिका की स्मृति में दिया जाता है। उल्लेखनीय है कि यमीन हजारिका पूर्वोत्तर से केंद्रीय पुलिस सेवा में आने वाली पहली महिला थी। यहाँ ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये जो थी नॉर्थ ईस्ट से पहली महिला थी जो पुलिस सेवा में आई, सेंट्रल पुलिस सेवा में आई। अगला देखिए SDG विशेष मानवीय कार्यवाही पुरस्कार 2020। तो यह प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद को पंजाब सरकार के योजना विभाग के द्वारा दिया गया। उन्हें यह पुरस्कार लॉकडाउन के दौरान उनके परोपकारी कार्यों के लिए दिया गया है। अगला टॉपिक देखिए इंपॉर्टेंट है, ये भी काफ़ी ज़्यादा प्रमुख समारोह और सम्मेलन के बारे में। तो 9वां सतत पर्वत विकास शिखर सम्मेलन 2020, तो यह देहरादून में आयोजित किया गया। इसका मुख्य विषय क्या था? इमर्जिंग पाथवेज फॉर बिल्डिंग ए रेजिलिएंट पोस्ट कोविड-19 माउंटेन इकोनॉमी एडॉप्शन इनोवेशन एंड एक्सेलरेशन। नेक्स्ट देखिए SCO के सदस्य देशों के शासन अध्यक्षों की परिषद का 19वां शिखर सम्मेलन 2020 में आयोजित किया गया, जिसका मेजबान भारत था। उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने इस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की। वर्ष 2017 में संगठन की पूर्ण सदस्यता प्राप्त करने के बाद यह पहली बार होगा कि भारत की अध्यक्षता में यह सम्मेलन का आयोजन किया गया।
अगला देखिए 16वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2021। तो ये हर साल 9 जनवरी 2021 को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। इस बार का मुख्य विषय था आत्मनिर्भर भारत में योगदान। नेक्स्ट है चौथा इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2020। तो इसका आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया गया, जिसका विषय क्या था, समावेशी नवाचार, स्मार्ट, सुरक्षित और टिकाऊ। नेक्स्ट देखिए बेंगलुरु टेक शिखर सम्मेलन 2020। तो इसका आयोजन बेंगलुरु में किया गया, विषय था नेक्स्ट इज नाउ। ठीक है, नेक्स्ट इज नाउ। नेक्स्ट देखिए 5वां भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन 2020। तो वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन और सी गंगा द्वारा आयोजित किया गया। इसका विषय क्या था, स्थानीय नदियां और जल निकायों का व्यापक विश्लेषण एवं समग्र प्रबंधन, अर्थ गंगा नदी संरक्षण समन्वित विकास। नेक्स्ट देखिए क्लाइमेट एम्बिशन समिट 2020। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसका आयोजन किया गया 12 दिसंबर 2020 को। यह शिखर सम्मेलन पेरिस समझौते की 5वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया गया था। संयुक्त राष्ट्र, यूके और फ्रांस की सह मेजबानी में चिली और इटली के सहयोग से इसका आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस शिखर सम्मेलन को संबोधित किया था। अगला देखिए वह है अंतर्राष्ट्रीय भारतीय महोत्सव 2020। तमिलनाडु के वनविल सांस्कृतिक सेवा द्वारा तमिल भाषा के प्रसिद्ध कवि और लेखक महाकवि सुब्रमण्यम भारती की 138वीं जयंती के उपलक्ष्य में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसका आयोजन किया गया। इस महोत्सव के दौरान सीनी विश्वनाथन, नाम याद रखिए, सीनी विश्वनाथन को 2020 का भारतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला है भारत उज्बेकिस्तान द्विपक्षीय वर्चुअल शिखर सम्मेलन। तो इसका आयोजन भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुआ। भारत की तरफ से नरेंद्र मोदी और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शवाकत मिर्जियोयेव ने इसमें भाग लिया। इस सम्मेलन के दौरान दोनों देशों के बीच 9 अनुबंध पे हस्ताक्षर किए गए। अगला है छठा ब्रिक्स यूथ शिखर सम्मेलन 2020। इसका आयोजन देखिए रूस में हुआ, उलियानोवस्क में। थीम था ब्रिक्स चैलेंजेज ऑफ द टाइम ऑफ फॉर यंग पीपल। इसका आयोजन फेडरल एजेंसी फॉर यूथ अफेयर्स एंड गवर्नमेंट ऑफ द उलियानोवस्क प्रांत रूस के द्वारा किया गया था। अगला है छठा भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2020। इसका आयोजन देखिए किया गया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। विषय था आत्मनिर्भर भारत और वैश्विक कल्याण के लिए विज्ञान। विषय देखिए, मुख्य विषय ये था और विषय क्या था, पर्यावरण, शहरी एवं ग्रामीण। नेक्स्ट देखिए सतत विकास लक्ष्यों पर चौथा दक्षिण एशिया फोरम 2020। इसका भी आयोजन, सभी का आयोजन जो है कोविड-19 के कारण वर्चुअल ही हो रहा है, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हो रहा है। इस बार का मुख्य विषय था फोस्टरिंग सस्टेनेबल एंड रेजिलेंट रिकवरी फ्रॉम कोविड-19 इन साउथ एशिया। इसका आयोजन यूनिस्कैप के द्वारा किया गया और मालदीव की सरकार द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। नेक्स्ट देखिए 10वां भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव 2020। इसका आयोजन 24 से 27 नवंबर के बीच किया गया। ये महोत्सव विज्ञान प्रसार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की स्वायत्त संस्था है, जिसके द्वारा और त्रिपुरा स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। नेक्स्ट देखिए 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, ये इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा। तो इसकी अध्यक्षता रूस ने की थी। मुख्य विषय क्या था, वैश्विक स्थिरता, साझा सुरक्षा और अभिनव विकास। वहीं 13वां ब्रिक्स इंपॉर्टेंट है, देखिए 12वां का अध्यक्षता रूस किया था और 13वां का जो अध्यक्षता मेजबानी है वह 2021 में भारत करेगा। नेक्स्ट देखिए अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव। तो इसका आयोजन गोरखपुर उत्तर प्रदेश में फरवरी 2021 में होगा। 13वां अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन 2020। इसका आयोजन किया गया 9 नवंबर 2020 को। विषय क्या था, शहरी गतिशीलता का उभरता रुख, इमर्जिंग ट्रेंड्स इन अर्बन मोबिलिटी। नेक्स्ट देखिए चौथा भारत ऊर्जा मंच, ये भी इंपॉर्टेंट है।
चौथा भारत ऊर्जा मंच, तो इसका विषय था बदलती दुनिया में भारत का ऊर्जा भविष्य। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक वर्चुअल सम्मेलन RAISE 2020। देखिए इसका आयोजन जो है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा नीति आयोग के द्वारा किया गया। थीम क्या था? रिस्पॉन्सिबल AI फॉर सोशल एम्पावरमेंट। नेक्स्ट देखिए वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक शिखर सम्मेलन 2020। विदेशी और स्थानिक भारतीय शोधकर्ताओं और शिक्षाविद का एक वैश्विक वर्चुअल शिखर सम्मेलन है, जिसका आयोजन 2 से 31 अक्टूबर 2020 तक किया गया था। किसका? वैभव शिखर सम्मेलन 2020। नेक्स्ट देखिए जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 2020, तो इसका आयोजन न्यूयॉर्क अमेरिका में किया गया। विषय क्या था? इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विषय था अर्जेंट एक्शन ऑन बायोडाइवर्सिटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यह शिखर सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र महासभा में जैव विविधता पर अपनी तरह का पहला आयोजन है। अगला देखिए CII लाइफ साइंस कॉन्क्लेव 2020। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भारतीय उद्योग संघ द्वारा इसका आयोजन किया गया। थीम क्या थी? इनर्जाइजिंग मेक इन इंडिया थ्रू लाइफ साइंसेज सेक्टर। नेक्स्ट है ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 10वीं बैठक 2020 में आयोजन, तो इसका भी आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हुआ। भाग कौन कौन लिया था? ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? अजीत डोभाल है, उन्होंने भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किया था। अगला देखिए चौथा CII वैश्विक आयुर्वेद शिखर सम्मेलन, तो इसका आयोजन भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हुआ। थीम याद रखिएगा, थीम पूछेगा इमर्जिंग अपॉर्चुनिटी फॉर आयुर्वेदा ड्यूरिंग पैंडेमिक। भारत श्रीलंका वर्चुअल द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन, तो इसका मेजबान भारत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किसी भी पड़ोसी देश के साथ यह पहला वर्चुअल मीटिंग था। नेक्स्ट है डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 महोत्सव, इसका थीम याद रखिए द इमर्जिंग डिलाइटफुल डेस्टिनेशन। नेक्स्ट है G20 देशों के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक, तो यह सऊदी अरब की अध्यक्षता में वर्चुअली किया गया है। नेक्स्ट देखिए IBSA विदेश मंत्रियों की वर्चुअल बैठक, तो इसका भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इसकी अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट है शंघाई सहयोग संगठन SCO के विदेश मंत्रियों की जो बैठक हुई वह मॉस्को में संपन्न हुआ। यह तीसरा अवसर है जब इस बैठक में भारत ने पूर्ण सदस्य की हैसियत से भाग लिया। इस बैठक में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भाग लिया था। नेक्स्ट देखेंगे प्रमुख संधि और समझौता से जुड़े हुए करंट अफेयर। देखिए SJVN इरेडा के बीच समझौता हुआ है, तो सार्वजनिक उपक्रम SJVN और भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड इरेडा के मध्य समझौता किया गया। इस सहमति के तहत देखिए इरेडा हरित ऊर्जा परियोजनाओं के लिए SJVN को अपनी सेवाएं देगा तथा अगले 5 वर्षों के लिए अक्षय ऊर्जा परियोजना बनाने एवं हासिल करने हेतु एक कार्य योजना को विकसित करने में SJVN की मदद करेगा। वर्तमान में देखिए SJVN गुजरात में 100 मेगावाट की धोलेरा सौर ऊर्जा परियोजना और 100 मेगावाट की राधेनसदा सौर ऊर्जा परियोजना विकसित कर रहा है। अगला देखिए इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा, ये नर्मदा प्राकृतिक सौंदर्य पुनर्स्थापना परियोजना। NTPC लिमिटेड ने इस परियोजना को लागू करने हेतु भारतीय वन प्रबंध संस्थान भोपाल के साथ समझौता किया। 4 वर्षीय यह परियोजना मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में ओंकेश्वर और महेश्वर बांधों के बीच नर्मदा नदी की चयनित सहायक नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र में लागू की जाएगी। नेक्स्ट है मेघालय के बिजली वितरण हेतु जो है क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए समझौता किया गया। तो यह समझौता ADB बैंक और भारत सरकार के बीच
मेघालय में घर, उद्योग और व्यवसाय को बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार करने के उद्देश्य से वितरण नेटवर्क को मजबूत बनाने और उसका आधुनिकीकरण हेतु 132.8 मिलियन डॉलर राशि का ऋण समझौता हुआ है। अगला है भारत फिनलैंड के बीच समझौता। तो दोनों देशों के बीच जो है पर्यावरण और जैव विविधता संरक्षण में सहयोग हेतु विकास करने के लिए समझौता किया गया। नेक्स्ट है ICAI-VRC के बीच समझौता। तो यह जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया और नीदरलैंड के वेरिंगटन वैन रजिस्टर कंट्रोलर्स VRC के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी 25 नवंबर 2020 को दिया गया है। नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल में सार्वजनिक वित्त सुधारों के संदर्भ में एक समझौता किया गया है। तो यह जो है ADB और भारत सरकार के बीच बंगाल में सार्वजनिक वित्त सुधार के संदर्भ में वित्तीय प्रबंधन प्रक्रियाओं और परिचालन क्षमता को बेहतर बनाने हेतु 50 मिलियन डॉलर के नीति आधारित ऋण पर हस्ताक्षर किया गया 2 दिसंबर 2020 को। अगला समझौता देखिए, यह है मेघालय एकीकृत परिवहन परियोजना के कार्यान्वयन हेतु। तो यह जो है भारत सरकार, मेघालय सरकार और विश्व बैंक के बीच मेघालय राज्य के परिवहन क्षेत्र में सुधार और आधुनिकीकरण के संदर्भ में इस परियोजना हेतु 120 मिलियन डॉलर का ऋण पर समझौता किया गया। यह जो है IBRD से प्राप्त 120 मिलियन डॉलर के कर्ज की परिपक्वता जो है 6 वर्ष के ग्रेस पीरियड के साथ 14 वर्ष तक होगी। नेक्स्ट है देश की पहली अभिसरण यानी कन्वर्जेंस परियोजना को लागू करने के लिए समझौता किया गया। इंपॉर्टेंट है ये। तो ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड द्वारा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विभाग गोवा के साथ राज्य में देश की पहली अभिसरण परियोजना को लागू करने हेतु समझौता पर हस्ताक्षर 17 नवंबर को किया गया। इसके तहत कृषि कार्य के लिए BEE स्टार चिन्हित ऊर्जा कुशल पंप और ग्रामीण क्षेत्र के लिए LED बल्ब वितरण सहित कई अभिसरण परियोजनाएं शुरू की जाएगी। नेक्स्ट देखिए, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक ऐतिहासिक समझौता हुआ है। यह जो है मध्य दक्षिणी चीन सागर और हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने के लिए ऐतिहासिक रक्षा सौदा जो है जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच किया गया। इसमें देखिए RA टोक्यो में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक के कुछ सप्ताह बाद यह किया गया है। ऑस्ट्रेलिया और जापान के अलावा क्वाड समूह में संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत भी शामिल है। तो ये भारत के लिए भी सिक्योरिटी के क्षेत्र से चाइना से मुकाबला करने के लिए काफी ऐतिहासिक समझौता है। तो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला है भारत इजराइल के बीच समझौता। तो यह जो है स्वास्थ्य एवं दवा के क्षेत्र में सहयोग के लिए किया गया है। नेक्स्ट है IISC IOC के बीच समझौता। तो यह भारतीय विज्ञान संस्थान जो बेंगलुरु में है और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अनुसंधान और विकास केंद्र के बीच सस्ती कीमत पर ईंधन सेल ग्रेड हाइड्रोजन के उत्पादन हेतु बायोमास गैसीकरण आधारित हाइड्रोजन जनरेशन प्रौद्योगिकी के विकास और प्रदर्शन हेतु समझौता 29 अक्टूबर 2020 को किया गया। विकसित तकनीक को फरीदाबाद स्थित इंडियन ऑयल के अनुसंधान और विकास केंद्र में प्रदर्शित किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भारत कंबोडिया के बीच में समझौता किया गया है। तो यह जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा दोनों देशों के बीच स्वास्थ्य और दवा के में सहयोग के लिए किया गया है। नेक्स्ट है HAL यानी हाल और टेक महिंद्रा के बीच में करार। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने प्रोजेक्ट परिवर्तन, नाम याद रखिएगा, प्रोजेक्ट परिवर्तन के कार्यान्वयन हेतु टेक महिंद्रा के साथ 400 करोड़ रुपए का करार किया है। नेक्स्ट है ADB भारत सरकार के बीच में समझौता। तो एशियाई विकास बैंक ADB और भारत सरकार के मध्य महाराष्ट्र में राजमार्गों और प्रमुख जिला सड़कों के उन्नयन हेतु 177 मिलियन डॉलर का ऋण समझौता पे हस्ताक्षर किया गया है 19 अक्टूबर 2020 को। इसके तहत जो है 450 किलोमीटर लंबी सड़कों का सुधार किया जाएगा उसकी परिस्थिति में। इसके लिए ADB और भारत सरकार के बीच जो है हाई स्पीड 82 किलोमीटर लंबे दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम बनाने हेतु 500 मिलियन डॉलर का ऋण समझौता किया गया है। यह कुल राशि जो होगा वह 1 बिलियन डॉलर की सुविधा की पहली किस्त होगी। नेक्स्ट देखिए, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड।
ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल दोनों के बीच में जो है एग्रीमेंट हुआ है। तो नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के निर्माण हेतु नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड और ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी के बीच रियायती समझौता पर हस्ताक्षर किया गया 7 अक्टूबर 2020 को। इस समझौते के तहत ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी के पास 40 वर्षों की अवधि के लिए नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जेवर के डिजाइन, निर्माण व संचालन का लाइसेंस हो, यानी अगले 40 वर्षों तक जो है कंप्लीट ऑपरेटिंग करेगा वो। अगला देखिए, ISLR TC NCERT के बीच समझौता किया गया। इंपॉर्टेंट है ये काफी ज्यादा, ठीक है। तो भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र तथा NCERT और परीक्षण परिषद के बीच श्रवण बाधित यानी जो बच्चे सुन नहीं सकते हैं उनके लिए भारतीय सांकेतिक भाषा में शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराने हेतु एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया। इस समझौते ज्ञापन के हिस्से के रूप में कक्षा 1 से लेकर के 12th तक हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम के सभी विषय की NCERT की पुस्तकें जो होगी वह शिक्षकों की हैंडबुक और अन्य संसाधन को पूरक शैक्षणिक प्रिंटिंग सामग्री को जो है डिजिटल प्रारूप में भारतीय सांकेतिक भाषा में प्रवर्तित किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन UNWFP के बीच समझौता हुआ है। तो यह जो है उत्तर प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन और UNWFP के बीच डिजिटल विधि से समझौता पे हस्ताक्षर किया गया 8 दिसंबर 2020 को। इसके तहत देखिए, कंजरवेंश के माध्यम से प्रदेश के 18 जिलों के 204 विकास खंडों में पुष्टाहार उत्पादन कर आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से वितरित करने का लक्ष्य रखा गया है। इस कार्य के सुचारू रूप से कार्यान्वयन हेतु उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा तकनीकी सहयोग प्राप्त करने हेतु यह अनुबंध किया गया। नेक्स्ट देखते हैं करंट अफेयर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, संघ और प्रमुख संगठन से जुड़े हुए करंट अफेयर को देखिए। ओडिशा विद्युत उत्पाद कॉर्पोरेशन लिमिटेड OPGC के शेष का जो है अधिग्रहण होगा। देखिए, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 की धारा के तहत ओडिशा जल विद्युत कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा ओडिशा विद्युत उत्पादन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के शेष के अधिग्रहण हेतु मंजूरी दे दी गई 8 दिसंबर 2020 को। नेक्स्ट देखिए, राजस्व खुफिया निदेशालय का 63वां स्थापना समारोह मनाया गया। तो केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा इसका आरंभ किया गया। इस अवसर पर वित्त मंत्री ने स्मगलिंग इन इंडिया 2019-20 का अनावरण किया। इस रिपोर्ट में सोना और विदेशी मुद्रा, मादक औषधि, सुरक्षा, पर्यावरण और वाणिज्यिक धोखाधड़ी पर संगठित तस्करी का विश्लेषण किया गया है। इस अवसर पर 20 संस्करण को विशिष्ट और प्रतिबद्ध सेवा के लिए DRI उत्कृष्ट सेवा सम्मान, ये नाम याद रखिएगा, DRI उत्कृष्ट सेवा सम्मान 2020 किनको दिया गया? B संस्करण को दिया गया। अगला देखिए, HDFC बैंक। इस बैंक का मार्केट कैपिटल जो है 8 ट्रिलियन रुपए के मार्केट कैप को पार करेगा। इस प्रकार की उपलब्धि करने वाला यह भारत का पहला बैंक है। इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा। इस स्तर को पार करने में यह सूचीबद्ध कंपनियों में तीसरा स्थान पर है। इससे पूर्व टाटा कंसल्टेंसी सर्विस और रिलायंस ऐसी 2 कंपनियां हैं जो इस स्तर को पार किया है। नेक्स्ट है जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड की इक्विटी शेयर पूंजी का अधिग्रहण। तो यह जो है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा गूगल इंटरनेशनल LLC द्वारा जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड का जो है 7.73% इक्विटी शेयर पूंजी के अधिग्रहण हेतु मंजूरी दी गई। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जियो का जो शेयर है उसमें 7.73% गूगल अधिग्रहण करेगा। अगला देखिए, फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज क्लाउड इनोवेशन सेंटर, ठीक है। नीति आयोग द्वारा अमेजन वेब सर्विस के साथ मिलकर इस सेंटर की स्थापना करने की घोषणा 19 अक्टूबर 2020 को किया गया। यह भारत में अपनी तरह का पहला शुरुआत है। इसका उद्देश्य देखिए, तो डिजिटल इनोवेशन के माध्यम से सामाजिक चुनौतियों से निपटना है। CIC अमेजन वेब सर्विस के वैश्विक CIC कार्यक्रम का हिस्सा है, जो सरकारी संस्थान, गैर लाभकारी एजेंसी और शिक्षण संस्थान को उभरती चुनौतियों का मुकाबला करने हेतु नई तकनीक पर पहुंच सुनिश्चित करने, नए विचार और नवाचारों को स्वरूप देने के लिए एक साथ एक मंच पर आने का अवसर प्रदान करता है। अगला देखिए,
नागर नार इस्पात संयंत्र। तो आर्थिक मामले के मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा खनिज विकास निगम लिमिटेड ने नार इस्पात संयंत्र को अलग करने तथा अलग की गई कंपनी में निहित भारत सरकार की संपूर्ण हिस्सेदारी को रणनीतिक खरीदार के लिए विक्रय द्वारा रणनीतिक विनिवेश की सैद्धांतिक को मंजूरी दे दिया गया है। ठीक है, तो नारनगर इस्पात संयंत्र जो है छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के नार में स्थापित किया हुआ है। अगला देखिए, फ्यूचर समूह का अधिग्रहण। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की सहायक कंपनी है रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड। तो इसके द्वारा फ्यूचर समूह के खुदरा और थोक व्यापार तथा लॉजिस्टिक और भंडारण का कारोबार का एक मुक्त 24,713 करोड़ रुपए में अधिग्रहण करने की घोषणा कर दी गई। अगला जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है, विधि और न्याय से जुड़े हुए महत्वपूर्ण करंट अफेयर इसमें देखेंगे। देखिए, अलगाववाद विरोधी विधेयक। तो फ्रांस मंत्रिमंडल द्वारा मसौदा कानून अलगाववाद विरोधी विधेयक 2020 को जो है मंजूरी दे दिया गया। इसका उद्देश्य क्या है कि इस्लामिक कट्टरतावाद का मुकाबला करना। अगला देखिए, कर्नाटक मवेशी वध रोकथाम एवं संरक्षण विधेयक। तो यह जो है कर्नाटक विधानसभा के द्वारा 9 दिसंबर 2020 को पारित कर दिया गया। इसके तहत गौ हत्या पर पूर्ण रोक लगा दिया जाएगा और अवैध ढुलाई, अत्याचार एवं गौ हत्या में लिप्त पाए गए व्यक्ति को खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसके तहत आपको देखिए वध और संगीन अपराध के लिए 3 वर्ष से 7 वर्ष तक कारावास होगा और 50,000 रुपए से 5 लाख रुपए तक जुर्माना लगाया जा सकता है। 2 बार अगर कोई वही सेम चीज को दोषी पाया जाता है, बार बार कर रहा है, तो उसके लिए आपको 10 लाख का जुर्माना लगाया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश 2020। तो यह जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस अध्यादेश को राज्यपाल की स्वीकृति के लिए भेजा गया। इसके तहत देखिए, धर्म परिवर्तन के आशय से किया गया विवाह अकृत व शून्य होगा। किसी व्यक्ति पर इस अधिनियम की धारा 3 का उल्लंघन करने पर 1 से 5 वर्ष तक का कारावास और कम से कम 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। नाबालिग महिला हो गई, अनुसूचित जाति वगैरह, इन लोगों के मामले में 2 वर्ष की सजा और 2 वर्ष से 10 वर्ष तक की सजा और 50,000 रुपए तक जुर्माना होगा। धर्म छुपाकर अगर कोई भी व्यक्ति शादी करने का प्रयास करता है तो 3 वर्ष से 10 वर्ष जेल और 50,000 रुपए फाइन। सामूहिक धर्म परिवर्तन अगर करवाया जाता है जबरदस्ती, तो ये देखिए 5 वर्ष से 10 वर्ष तक जेल होगा और 1 लाख रुपया जुर्माना दिया जाएगा। अगला देखिए, इस्लामिक पर्सनल कानूनों में बड़े बदलाव की घोषणा की गई है। तो संयुक्त अरब अमीरात द्वारा इस्लामिक पर्सनल कानून में बदलाव की घोषणा की गई। इस घोषणा के तहत शराब प्रतिबंधों में ढील देने, अविवाहित जोड़ों को सहवास की अनुमति देने के साथ ही समान रक्षा हेतु हत्या यानी ऑनर किलिंग्स को अपराध मानने की अनुमति दे दी गई है, जो कि काफी ही एक बड़ा मूव है इस्लामिक दृष्टिकोण से। अगला देखिए, हरियाणा राज्य के स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन विधेयक 2020। तो यह पारित किया गया 5 नवंबर 2020 को। इसके अंतर्गत निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण देने का प्रावधान है। ठीक है, जिसका उद्देश्य है प्रदेश के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार, यानी जब अगर ऐसा हर स्टेट कर रहा है तो उस केस में सबसे ज्यादा मुश्किल होने वाली है यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, क्योंकि यहाँ पे प्राइवेट कंपनियां हैं नहीं और दूसरे जगह जाकर काम करते हैं तो वहां पे तो 75% रिजर्व कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये चिंता की विषय है, इसलिए सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को प्राइवेटाइजेशन पे भी फोकस करके कंपनियां लाना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, स्ट्रेटेजिक मेजर फॉर द रिमूवल ऑफ सैंक्शंस विधेयक। तो यह ईरान की संसद के द्वारा पारित किया गया, जिसके द्वारा 20% या उससे अधिक यूरेनियम संवर्धन दोबारा शुरू करेगा ईरान। इस विधेयक में अराक परमाणु रिएक्टर के पुनर्उद्धार का भी प्रावधान है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, मध्यस्थता एवं सुलह संशोधन अध्यादेश 2020। तो इस पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो गया है और लागू कर दिया गया 4 नवंबर 2020 को। उक्त अध्यादेश मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 में संशोधन करता है। ठीक है, इसको जो है 8वीं अनुसूची से निरसरित किया गया है। अगला है कराधान और अन्य विधि अधिनियम।
तो इसकी मंजूरी राष्ट्रपति द्वारा 29 नवंबर 2020 को दिया गया और 31 मार्च 2020 से प्रभावी होगा। नेक्स्ट है विदेशी अभिदाय विनियमन संशोधन अधिनियम 2020। इसकी मंजूरी राष्ट्रपति ने 28 सितंबर 2020 को दिया गया। यह जो है 2010 के अधिनियम में संशोधित करता है। इसके अंतर्गत विदेशी स्थान प्राप्त करने वाले गैर सरकारी संगठन यानी एनजीओ के कामकाज में पारदर्शिता हेतु आवश्यक प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट देखिए, काफी इंपॉर्टेंट है और चर्चा में रहा है। आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020। इसकी मंजूरी 26 सितंबर 2020 को दिया गया। इस अधिनियम द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया है। इसके तहत उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करते हुए नियामक प्रणाली को उदार बनाना है। कुछ वस्तु जैसे देखिए दाल, अनाज, ये सभी चीजें जो है केंद्र सरकार के द्वारा ही नियंत्रित किया जा सकता है। युद्ध काल, अकाल, इस सभी परिस्थितियों में, प्राकृतिक आपदाएं में, असमान परिस्थितियों में भी इसको शामिल किया गया है। इस अधिनियम में प्रावधान है कि विशिष्ट वस्तुओं की भंडारण सीमा मूल्य वृद्धि पर आधारित होगा। अगला देखिए, महामारी संशोधन अधिनियम 2020 जो कि 28 सितंबर को लागू हुआ। यह अधिनियम 1897 का महामारी अधिनियम का संशोधन करता है। इस अधिनियम के अंतर्गत महामारी के दौरान 10 वर्ष के स्वास्थ्य कर्मी और उनकी संपत्ति के संरक्षण का भी प्रावधान किया गया है। इस अधिनियम द्वारा स्वास्थ्य कर्मी और उनकी संपत्ति पर हमले को संज्ञेय और गैर जमानती अपराध बनाया गया। इसके तहत अगर किसी भी स्वास्थ्य कर्मी के विरुद्ध गंभीर क्षति कारक हिंसक कार्य होता है तो 6 माह से 7 वर्ष तक का जेल होगा और 1 लाख से 5 लाख तक फाइन किया जाएगा। ठीक है। स्वास्थ्य कर्मी तथा उनकी संपत्ति के समान रूप से नुकसान होता है तो 3 माह से 5 वर्ष तक जेल और 50,000 से 2 लाख तक का जुर्माना होगा। तो काफी अच्छा मूव है स्वास्थ्य कर्मियों के लिए। अगला देखिए, संसद सदस्य वेतन भत्ता और पेंशन अधिनियम 2020। इसकी मंजूरी 24 सितंबर 2020 को दिया गया और यह जो है पहले का कानून था 1954 का, उसमें संशोधन किया गया है। नेक्स्ट देखिए, इसका मेन काम था कि महामारी के कारण जो है 1 वर्ष तक 1 अप्रैल 2020 से 1 वर्ष तक जो है 30% उनकी पेमेंट में कटौती की जाएगी। अगला है राष्ट्रीय रक्षा विद्यालय अधिनियम 2020। इसकी मंजूरी 28 सितंबर 2020 को राष्ट्रपति ने दिया। इसके अंतर्गत देखिए, गुजरात में रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय को उन्नत करके राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा देने का प्रस्ताव किया गया है। अगला है राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम 2020। तो इसका क्या है कि गुजरात स्थित गुजरात न्यायिक सहायक विज्ञान यूनिवर्सिटी गांधीनगर और लोक नायक जयप्रकाश नारायण राष्ट्रीय अपराध विज्ञान और न्यायिक विज्ञान संस्थान दिल्ली को राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय के नाम से एक विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित किया जाएगा। इसका मुख्यालय कौन सा होगा? तो ये गुजरात में ही होगा। अगला देखिए, वायुयान संशोधन अधिनियम 2020, जिसकी मंजूरी 19 सितंबर 2020 को दिया गया। इस अधिनियम के तहत भारत की विमानन सुरक्षा रेटिंग में सुधार लाने और नागर विमानन महानिदेशालय सहित विभिन्न नियामक संस्थानों को वैधानिक दर्जा प्रदान करने से संबंधित है और यह जो है पहले का जो कानून था 1934 का, उसको संशोधित करके बनाया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत देखिए 3 मौजूदा प्राधिकरण, नागर विमानन महानिदेशालय, नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो और वायुयान दुर्घटना जांच ब्यूरो, ये तीनों के तीनों को वैधानिक दर्जा दिया जाएगा। इस अधिनियम में नए नियम के उल्लंघन पर जुर्माना राशि अधिकतम 10 लाख रुपए से बढ़ा करके 1 करोड़ रुपए तक कर दिया गया। नेक्स्ट है बैंककारी विनियमन अधिनियम 2020। तो यह जो है पहले का नियम था 1949, उसमें संशोधित किया गया। अधिनियम सहकारी बैंक मामले में भारतीय रिजर्व बैंक की शक्तियों का विस्तार करेगा। यह अधिनियम भारतीय रिजर्व बैंक को आवश्यकता पड़ने पर सहकारी बैंकों के प्रबंधन में बदलाव करने की भी मंजूरी देगा। नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंट वर्ष और दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर को मनाया जाता है। मुख्य विषय इस बार था रीइमेजिंग ह्यूमन मोबिलिटी। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस। तो यह 11 दिसंबर 2020 को मनाया गया।
थीम क्या था? पर्वतीय जैव विविधता। थीम और डेट याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, ये भी काफी बार पूछता है, मानवाधिकार दिवस। तो ये हर साल 10 दिसंबर को मनाया जाता है और इस साल का विषय था रिकवर बेटर स्टैंडशिप फॉर ह्यूमन राइट्स। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोध दिवस 9 दिसंबर को मनाया गया। रिकवर विथ इंटीग्रिटी थीम था, विषय था। अगला अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन दिवस, तो यह 7 दिसंबर 2020 को मनाया गया। विषय क्या था? अगले 3 वर्षों के लिए जो मुख्य विषय है सेम रहेगा, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगले 3 वर्ष तक के क्वेश्चन आपका वैलिड होगा। वैश्विक विमानन विकास के लिए नवाचार को आगे बढ़ाना। विश्व मृदा दिवस, ये भी कई बार पूछा गया है, 5 दिसंबर को मनाया जाता है। इस वर्ष का थीम था मिट्टी को जीवित रखें, मिट्टी की जैव विविधता सुरक्षित करें। अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस, ये 5 दिसंबर को मनाया जाता है। टुगेदर वी कैन थ्रू वॉलंटियरिंग, ये इसका थीम था। भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, यह दिवस वर्ष 1971 के युद्ध में भारतीय नौसेना की पाकिस्तानी नौसेना पर विजय की स्मृति में मनाया जाता है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस, तो यह 3 दिसंबर को मनाया जाता है। थीम देखिए, बिल्डिंग बैक बेटर टुवर्ड्स डिसेबिलिटी इंक्लूसिव एक्सेसिबल एंड सस्टेनेबल पोस्ट कोविड-19 वर्ल्ड। अगला है राष्ट्रीय प्रदूषण निवारण दिवस, तो यह 2 दिसंबर को मनाया जाता है। इसी दिन जो है 2 से 3 दिसंबर के बीच 1984 ईस्वी में भोपाल गैस त्रासदी हुआ था। एक पूछता है बार बार कि भोपाल गैस त्रासदी में कौन सा गैस का रिसाव हुआ था, कमेंट करके बताइएगा उसको जरूर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। विश्व एड्स दिवस, ये भी बार बार पूछता है, 1 दिसंबर को मनाया जाता है। इस वर्ष का थीम था ग्लोबल सॉलिडरिटी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगला है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, 26 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो यह दिवस जो है श्वेत क्रांति के जनक भारत में कौन है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन, तो इनके जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। अगला देखिए संविधान दिवस, 26 नवंबर 2020 को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 26 नवंबर 1949 को ही हमारा संविधान जो है अपनाया गया था। अगला देखिए अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस, तो यह 25 नवंबर को मनाया जाता है। थीम था ऑरेंज द वर्ल्ड फंड रिस्पॉन्ड प्रिवेंट एंड कलेक्ट। विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर 2020 को। थीम है सतत स्वच्छता और जलवायु परिवर्तन। अगला विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को। थीम था द नर्स एंड डायबिटीज। शांति एवं विकास हेतु विश्व विज्ञान दिवस, तो यह 10 नवंबर को मनाया गया। विषय था साइंस फॉर एंड विथ सोसाइटी। नेक्स्ट है विश्व नगर दिवस, तो यह 31 अक्टूबर 2020 को मनाया गया। थीम क्या था? हमारे समुदाय और शहरों को मान्य करना। अगला है सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2020, तो यह जो है 27 अक्टूबर से 2 नवंबर के बीच मनाया गया। विषय था सतर्क भारत समृद्ध भारत। विश्व सांख्यिकी दिवस, ये पूछता है, इंपॉर्टेंट है। विश्व सांख्यिकी दिवस तो हर साल 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। विषय इस साल का था कनेक्टिंग द वर्ल्ड विथ डाटा वी कैन ट्रस्ट। गरीबी उन्मूलन दिवस 17 अक्टूबर 2020 को। सभी के लिए सामाजिक और पर्यावरणीय न्याय प्राप्त करने के लिए एक साथ कार्य करना विषय था। नेक्स्ट है ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे, पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि हैंड वॉश सबसे ज्यादा चर्चित वर्ड रहा है कोविड-19 के कारण। ठीक है, तो यह 15 अक्टूबर 2020 को मनाया गया। विषय था हैंड हाइजीन फॉर ऑल। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। विषय ग्रो न्यूरिश सस्टेन टुगेदर आवर एक्शंस आर आवर फ्यूचर। अगला देखिए अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस, तो यह 15 अक्टूबर को मनाया गया। विषय बिल्डिंग रूरल वुमेन्स रिलायंस इन द वेक ऑफ कोविड-19। अगला है इंपॉर्टेंट है, ये विश्व मानक दिवस 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस साल का विषय था मानकों के साथ ग्रह की रक्षा करना। नेक्स्ट देखिए अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस, तो यह 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। डिजास्टर रिस्क गवर्नेंस थीम था। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को। मेरी आवाज हमारा सम्मान भविष्य, ये थीम था वर्ल्ड गर्ल चाइल्ड डे का। कुछ अन्य दिवस देखिए आप, अंतर्राष्ट्रीय दास्ता उन्मूलन दिवस, तो यह 2 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व कंप्यूटर संरक्षण दिवस 2 दिसंबर हो गया। वर्ल्ड टेलीविजन डे इंपॉर्टेंट है, तो यह 21 नवंबर 2020 को मनाया जाता है।
लोक सेवा प्रसारण दिवस ये 12 नवंबर 2020 को मनाया गया। राष्ट्रीय प्रेस दिवस ये बार बार पूछता है, ठीक है, राष्ट्रीय प्रेस दिवस। पीडीएफ चाहिए तो जरूर कमेंट में बताइएगा, ध्यान से सुनिए, अभी स्क्रीनशॉट नहीं लेना है आपको, ठीक है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस 16 नवंबर को। अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस 16 नवंबर। नेक्स्ट देखिए 5वां राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस, तो यह 13 नवंबर 2020 को मनाया गया। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, ये इंपॉर्टेंट है, तो यह मनाया जाता है 11 नवंबर 2020 को। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस यह 7 नवंबर 2020 को मनाया गया। राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस 9 नवंबर 2020। विश्व सुनामी जागरूकता यह मनाया जाता है 5 नवंबर 2020 को। राष्ट्रीय एकता दिवस इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय एकता दिवस जो है वह हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। विश्व विकास सूचना दिवस 24 अक्टूबर को। विश्व विद्यार्थी दिवस 15। नेक्स्ट टॉपिक है पुस्तक और राइटर, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट होगा ये। देखिए द सिटी एंड द सी, तो इसके राइटर हैं राजकमल झा। धर्मा डिकोडिंग द एपिक्स फॉर द मीनिंगफुल लाइफ, ये लिखा गया अमीश त्रिपाठी और भावना राय के द्वारा। अगला है रोमांसिंग टारगेट्स गेट क्लोजर टू द सेलिंग इन 7 स्टेप्स, ये निधि बडोरा ने लिखा है। अगला देखिए काफी ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, क्योंकि यह एजुकेशन जो हमारे मिनिस्टर हैं, पायनियर ऑफ ह्यूमैनिटी महर्षि अरविंद, ये लिखा गया रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा। सगीबेन डगलस स्टुअर्ट्स ने लिखा है रिपोर्टिंग इंडिया माई 70 ईयर्स जर्नी एज ए जर्नलिस्ट, इंपॉर्टेंट बुक है, यह प्रेम प्रकाश के द्वारा लिखा गया है। इंसोम्निया आर्मी स्टोरीज रचना बिष्ट रावत ने लिखा। आई एम नो मसीह, आई एम नो मसीह, मसीहा लिखा हुआ, ठीक है, मिसप्रिंट है, तो ये सोनू सूद और मीना के अय्यर के द्वारा लिखा गया। ये प्रोमिस्ड लैंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बराक ओबामा ने लिखी है। मेले बुझे को गांधी, यह विद्या देवी भंडारी ने लिखा। अगला देखिए हाउ टू बीट ए राइटर, रस्किन बॉन्ड ने लिखा है। योर बेस्ट डे इज टुडे, ये लिखा गया है अनुपम खेर के द्वारा। जुगलबंदी द बीजेपी बिफोर मोदी, यह विनय सीतापति ने लिखा है। द एज ऑफ पेंडेमिक हाउ दे शेप्ड इंडिया एंड वर्ल्ड, यह चीन में तुम्बे के द्वारा लिखी गई है। पेंडोमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी तमाल बंदोपाध्याय ने लिखा। टिल वी विन इंडियाज फाइट अगेंस्ट द कोविड-19 पैंडेमिक, लिखा गया डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया, डॉक्टर गगनदीप कौंग एवं डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, जो कि एम्स के हेड हैं। नेक्स्ट देखिए नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट्स स्टोरीज फ्रॉम 1984, ये लिखा गया सर्वप्रीत के सिंह के द्वारा। द फिक्चर विनिंग हैज ए प्राइस हाउ मच विल यू पे, सुमन दुबे ने लिखा है। पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर हाफ ए सेंचुरी ऑफ बिग एंड रिंग साइड, एन के सिंह ने लिखा। ऑन द ट्रोल ऑफ बुद्धा ए जर्नी टू द ईस्ट, दीपांकर अरोन के द्वारा लिखी गई। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट द बैटल ऑफ बिलोंगिंग्स ऑन नेशनलिज्म पैट्रियोटिज्म एंड व्हाट इट मीन्स टू बी इंडियन, शशि थरूर के द्वारा लिखी गई है। अगला देखिए मिस्टर प्राइम मिनिस्टर वी स्ट्राइक द ड्रैगन, प्रदीप गुहा ने लिखा। द खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी GBS सिद्धू ने लिखी है। माई लाइफ इन डिजाइन गौरी खान का है। संवाद उपनिषद विद्या वाचस्पति गुलाब कोठरी के द्वारा लिखी गई। द एंड ऑफ एन इरा इंडिया एग्जिट्स तिब्बत, यह क्लाउड RP के द्वारा लिखी गई। क्रिकेट ड्रोन इंपॉर्टेंट है, यह जतिन परांजपे और आनंद बसु की बुक है। वन अरेंज्ड मैटर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चेतन भगत ने लिखा है। नेताजी इंडियाज इंडिपेंडेंस एंड ब्रिटिश आर्काइव्स डॉक्टर कल्याण कुमार डे के द्वारा लिखा गया। अमेजिंग अयोध्या इंपॉर्टेंट बुक है, नीना राय ने लिखा है। अगला देखिए शिखर को छूते ट्राइबल्स संदीप मुरारका ने लिखा। द वाइल्ड आयरिश लुइस गलक का बुक है। उसने गांधी को क्यों मारा, अशोक कुमार पांडे ने लिखा था। द स्काई बियॉन्ड द स्टॉर्म्स सबा ताहिर का बुक है। आगे हम देखेंगे कुछ मिक्स इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को। देखिए चक्रवाती तूफान बुरेवी, तो यह जो है
30 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच बंगाली के खाड़ी से ऊपर से बने चक्रवाती तूफान बुरेवी पर रिपोर्ट जारी किया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते चलेंगे। नेक्स्ट देखिए, द टाइम पर्सन ऑफ द ईयर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर अमेरिका के प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका टाइम के द्वारा घोषित किया जाता है। इस वर्ष अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को अमेरिकी परिदृश्य बदलने के लिए पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया। ठीक है, फ्रंटलाइन हेल्प वर्कर्स और रेशियल जस्टिस ऑर्गेनाइजर्स को टाइम गार्जियंस ऑफ द ईयर 2020 दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, एरिक युआन को टाइम के बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर 2020 के लिए चुना गया। बीटीएस को टाइम के एंटरटेनर ऑफ द ईयर 2020 चुना गया और अमेरिकी बास्केटबॉल खिलाड़ी लेब्रॉन जेम्स को एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है। नेक्स्ट देखिए, इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा, विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी किया गया 8 दिसंबर 2020 को, जिसमें नंबर 1 पे है जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल, दूसरा पे यूरोपियन केंद्रीय बैंक की अध्यक्ष क्रिस्टीन लेगार्ड और अमेरिका की नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति कमला हैरिस। इसमें जो भारत की 3 महिलाओं को शामिल किया गया। कौन कौन से देखिए, निर्मला सीताराम 41 पे है, रोशनी नड्डार मल्होत्रा 55वां पे और किरण मजूमदार शो जो है 68वें स्थान पे है। अगला है हीरोज ऑफ 2020। ठीक है, तो यह टाइम मैगजीन द्वारा जारी किया गया। भारतीय अमेरिकी व्यक्ति राहुल दुबे को अमेरिकी अश्वेत व्यक्ति जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या के बाद नस्लीय न्याय को लेकर प्रदर्शन कर रहे लोगों को वाशिंगटन स्थित अपने घर में आश्रय देने के लिए इस सूची में उनको शामिल किया गया है। इसके अलावा देखिए, ल्यूआक समर स्केल्स, जेसिवा जैकब्स को भी शामिल किया गया, जैसन चुआ और हुंग जेन को भी शामिल किया गया है, जिन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान ऐसे व्यक्ति को जो कि भोजन के लिए भुगतान करने में सक्षम नहीं थे, उन्हें मुफ्त में भोजन खिलाया था, इसके लिए इनको दिया गया। सूची में शिकागो के पैस्टर रोशनलार्ड फ्रिज पैट्रिक और उनके पति बिशप डेरिक फिट्जजेपट्रिक को भी शामिल किया गया। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। टाइम किड ऑफ द ईयर 2020, ये इंपॉर्टेंट होगा। तो भारतीय मूल की अमेरिकी छात्रा जो है गीतांजलि राव, उनको चुना गया है। उनको साइबर बुलिंग की पहचान के लिए ऐप बना है और इसी के लिए ये चीज के लिए चुना गया उनको। अगला देखिए, जैविक कृषि क्षेत्र घोषित पहला केंद्र शासित प्रदेश जो है लक्षद्वीप बना। ठीक है, तो लक्षद्वीप जो है एक जैविक यानी ऑर्गेनिक क्षेत्र घोषित किया गया और यह भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश है। इसके पहले 2016 में सिक्किम को घोषित किया गया था। नेक्स्ट है विश्व का पहला सैटेलाइट आधारित नैरो बैंड IoT नेटवर्क। तो यह BSNL द्वारा स्काईलोटिक इंडिया के साथ साझेदारी में भारत में विश्व का पहला सैटेलाइट आधारित नैरो बैंड IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स नेटवर्क लॉन्च करने की घोषणा की गई। नेक्स्ट देखिए, कोइलवर पुल। तो केंद्रीय गृह मंत्री जो है नितिन गडकरी, उनके द्वारा 3 लेन वाले 1.5 किलोमीटर लंबे इस पुल का उद्घाटन किया गया, जो कि सोन नदी पर बना हुआ है। यह बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच आगमन का एक प्रमुख मार्ग है। अगला देखिए, काफी इंपॉर्टेंट, नए संसद भवन का शिलान्यास। तो यह 10 दिसंबर 2020 को नरेंद्र मोदी ने रखा। इसका निर्माण सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत नई दिल्ली में संसद मार्ग पर किया जाएगा। इसका आकार त्रिकोणीय होगा और निर्माण में 971 करोड़ रुपए की लागत आएगी। देखिए, यहां से पूछा था बीपीएससी 66 का पीटी में, इसका निर्माण कौन करेगा? टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड करेगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मोबाइल एप्लीकेशन मेरा कोविड केंद्र। तो यह जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में कोविड-19 परीक्षण केंद्रों का पता लगाने के लिए इसका लॉन्च किया था। अगला है IAIS का नया सदस्य। तो यह अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ इंश्योरेंस सुपरवाइजर्स का नया सदस्य बना। IAS का गठन 1994 में हुआ, जिसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में।
नेक्स्ट देखिए कृत्रिम सूर्य यानी आर्टिफिशियल सन। तो चीन द्वारा कृत्रिम सूर्य परमाणु संलयन रिएक्टर का पहली बार सफलतापूर्वक संचालन किया गया। नेक्स्ट देखते हैं मिलीनियर्स टैक्स। तो अर्जेंटीना के संसद ने कोरोना वायरस महामारी के बीच चिकित्सा आपूर्ति और राहत कार्यों के उपायों के लिए देश के सबसे धनी लोगों में से लगभग 12,000 लोगों पर मिलीनियर टैक्स लगाया। इंपॉर्टेंट है, जो उनकी धन का 3.5% तक और देश के बाहर का धन का 5.25% तक टैक्स लगा दिया। ठीक है, अगला देखिए विश्व स्तरीय प्रीमियम ग्रेड पेट्रोल ऑक्टेन 100। तो यह इंडियन ऑयल द्वारा देश में विश्व स्तरीय प्रीमियम ग्रेड ऑयल ऑक्टेन 100 के प्रयोग का आरंभ किया गया है 1 दिसंबर 2020 को। इसके लिए 10 शहरों में पेट्रोल पंप आरंभ किया जाएगा। ठीक है, पहला चरण में देखिए दिल्ली हो गया, गुड़गांव, नोएडा, आगरा, जयपुर, इन सभी क्षेत्रों में यह उपलब्ध करवाया जाएगा। अगला देखिए रामायण क्रूज सेवा इंपॉर्टेंट है। तो केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया द्वारा अयोध्या उत्तर प्रदेश में शीघ्र ही रामायण क्रूज सेवा शुरू करने की घोषणा की गई है और यह जो है सरजू नदी की घाघरा राष्ट्रीय जलमार्ग 40 पर पहली लग्जरी क्रूज सेवा होगी। इसका उद्देश्य अयोध्या आने वाले भक्तों को दिव्य यात्रा का अनुभव प्रदान करवाना है। अगला देखिए चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन। तो यह महाराष्ट्र स्थित लश्कर पुलिस स्टेशन के परिसर में अपनी तरह के पहले चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन का शुभारंभ किया गया। अगला देखिए क्वारंटाइन वर्ड ऑफ द ईयर। तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा क्वारंटाइन वर्ड को जो है वर्ड ऑफ द ईयर नवंबर 2020 में घोषित किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार ये पूछ देगा आपको सभी परीक्षाओं में। वर्ड ऑफ द ईयर कौन सा है? क्वारंटीन है। अगला देखिए इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल। तो यह प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा इसकी शुभारंभ की गई। यह पोर्टल एकल बिंदु सूचना संसाधन होगा जो विभिन्न मंत्रालय द्वारा की गई विभिन्न जलवायु संबंधी पहलों के विषय में जानकारी देगा। नेक्स्ट देखिए 5 राज्यों में शहद की एफपीओ का शुभारंभ किया गया। ठीक है, यह जो है कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा शुरुआत की गई। नेक्स्ट देखिए ज्वाइंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप। ये देखिए इंस्टीट्यूट फॉर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स द्वारा ज्वाइंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप ऑब्जर्वेटरी को IEEE माइलस्टोन का दर्जा प्रदत्त हुआ 27 नवंबर 2020 को। अगला देखिए 93 ऑस्कर में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि। तो मलयालम फिल्म जल्लीकट्टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जल्लीकट्टू को जो है 93 ऑस्कर फिल्म 2021 में सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म की श्रेणी में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के लिए चयनित किया गया। इस फिल्म का निर्देशन लिजो जोश पेलिश्री ने किया है। गत वर्ष यानी पिछले वर्ष जो है 92वां ऑस्कर में गली बॉयड को भारत की आधिकारिक प्रविष्टि मिली थी। अगला देखिए फ्यूचर रिक्सल्स प्राइम बीटा प्लेटफॉर्म। तो नॉस्कॉम के द्वारा नवंबर 2020 में लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य है आने वाले समय में भारत को डिजिटल टैलेंट नेशन बनाना। नेक्स्ट देखिए नॉर्थ पुलिस स्टेशन कोहिमा। तो कोहिमा के पुलिस स्टेशन को गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के लिए जो है 902015 सर्टिफिकेशन दिया गया इस पर। अगला देखिए गौ कैबिनेट इंपॉर्टेंट है। ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में गौ वंश के संरक्षण और संवर्धन हेतु गौ कैबिनेट का गठन किया गया है। अगला देखिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के विकास का रोड मैप 2023 यह जारी किया गया शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। जहाज रानी मंत्रालय का नाम बदल दिया गया है, इंपॉर्टेंट है। जहाज रानी मंत्रालय का नाम बदल करके पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय रखा गया। नेक्स्ट देखिए INS कवरती। तो विशाखापट्टनम में आयोजित एक समारोह में एंटी सबमरीन वारफेयर स्थिलित युद्धपोत INS कवरती भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। चंद्रमा पर प्रथम 4G सेलुलर नेटवर्क। तो यह अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के द्वारा स्थापित करने हेतु नोकिया कंपनी का चयन किया गया। देखिए इंपॉर्टेंट है, नोकिया का चयन किया गया। साथी ऐप इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो साथी जो ऐप है वह केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर
हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री के साथ साथी ऐप को लॉन्च किया गया। अगला देखिए रोबोट भारती। तो छत्तीसगढ़ के राज्यपाल अनुसुईया उइके द्वारा अस्पताल में इलाज करा रहे कोविड-19 मरीजों की मदद हेतु विशेष रूप से निर्मित रोबोट भारती का ऑनलाइन शुभारंभ किया। यह जो है मरीज और डॉक्टर्स के बीच संपर्क का महत्वपूर्ण जरिया है। इसमें अल्ट्रावायलेट लाइट्स भी फिट रहेंगी। भारत की पहली RRTS ट्रेन यानी रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का पहला लुक जो है 25 सितंबर 2020 को जारी किया गया। इसका अधिकतम स्पीड 180 किलोमीटर तक रहेगा। अगला देखते हैं सिंकुला सुरंग। तो यह जो है राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड के द्वारा विश्व की सबसे लंबी हाई एल्टीट्यूड सिंकुला सुरंग जो कि 13.5 किलोमीटर होगा का निर्माण हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट TPR का शीघ्र से कार्य प्रारंभ किया गया सितंबर 2020 में। यह सुरंग हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले को केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से जोड़ेगी। नेक्स्ट देखिए सेफ एंड इथिकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पॉलिसी 2020 वाला पहला राज्य जो है तमिलनाडु बना है। अगला देखिए उत्तर प्रदेश में धान खरीद नीति लाई गई है 2020-21। इसके तहत जो है 55 लाख मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य रखा गया। यूपी के स्टूडेंट इसको नोट डाउन कर लेंगे। वर्ष 2020-21 के लिए धान समान तथा धान ग्रेड ए का न्यूनतम समर्थन मूल्य के 1868 से लेकर के 1888 रुपए तक रखा गया है। अगला देखिए लास्ट है संस्कृत ग्राम। तो उत्तराखंड द्वारा संस्कृत को आम बोलचाल की भाषा में बढ़ावा देने हेतु प्रदेश में संस्कृत ग्राम बनाने का निर्णय लिया। ज्ञातव्य है कि संस्कृत उत्तराखंड की जो है दूसरी आधिकारिक यानी ऑफिशियल भाषा है। संस्कृत ग्राम पहले जनपद एवं उसके बाद ब्लॉक स्तर पर बनाया जाएगा। ठीक है, तो कंप्लीट घटना चक्र के मैगजीन को हमने इस वीडियो में कवर किया। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, काफी मेहनत से हमने बनाया है, तो फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए ताकि उन्हें भी लाभ मिले। और अब तक चैनल पर नहीं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।